आगद ने तो गुस्से में अपनी बात बोल दी थी, लेकिन देव तो उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। देव की मुस्कुराहट देखकर अंगद को और ज्यादा गुस्सा आ गया। एक तो पहले ही वह राजेश्वर जी से विशाल के बारे में पूछ नहीं पाया, ऊपर से देव ने उसका दिमाग और ज्यादा खराब कर दिया। अंगद पलट कर जाने लगा और तभी उसे ठोकर लग गई और वह धड़ाम से फर्श पर गिर गया। अंगद को देखकर देव जोर जोर से हंसने लगा ताकि अंगद को और बुरा लगे, और देव अपने प्लेन में कामयाब भी हो गया। देव ने हंसकर कहा, अंडस्को, श्रीमान अंगद दीवान जी, आप तो पहले ही बहुत गिरे हुए हैं, और कितना गिरेंगे। अंगद से देव का हंसना देखा नहीं जा रहा था, लेकिन फिलहाल वह कुछ कर नहीं सकता था। वह उठा और गुस्से में वहां से चला गया। अंगद के जाने के बाद राजेश्वर जी बोले, अंडस्को, देव, अंगद फिर से अपना सारा गुस्सा अनिका पर निकलेगा, तुम्हें उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इस पर देव ने कहा, अंडस्को, बेफिक्र रहिए मामा जी, मेरे होते हुए अंगद अब किसी पर अपना गुस्सा नहीं निकलेगा। अंगद गुस्से में अपने कमरे में आया और उसने आते ही एक पंच दीवार में दे मारा। अंगद दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को, ये देव खुद को समझता क्या है। इस घर में आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और यह हमारे मामलों में टांग भी अड़ाने लगा। अंगद फिर गुस्से में अनिका को आवाज लगाने वाला था, लेकिन तभी उसे देव की बात याद आई कि तुम तो कमजोर पर अपना गुस्सा निकालते हो, हिम्मत है तो मुझ पर निकाल कर दिखाओ। अंगद ने अब अपना गुस्सा अनिका पर नहीं निकला, बल्कि वह किचन में जाकर देखना चाहता था कि अनिका है कहाँ। अनिका वही किचन में सो गई थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वह रोकर सोई है। अनिका तो कई बार किचन में ऐसे ही सो जाती थी, अंगद को खास फर्क नहीं पड़ता था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अंगद अपने कमरे में गुस्से में पुशअप कर रहा था। उसे बार बार देव की कई बातें याद आ रही थी। अंगद को जानना था कि आखिर विशाल ने अनिका से शादी क्यों नहीं की। अचानक ही अंगद पुशअप करता हुआ उठ गया और उसने अपना फोन लिया। उस फोन में अंगद और अनिका की 2-4 पिक थी। अंगद उन पिक को देखने लगा। वह शादी की पिक थी जिसमें अनिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। अंगद ने अनिका की पिक देखकर कहा, अंडस्को, देखने में तो ये खूबसूरत है, तो विशाल ने से शादी क्यों नहीं की, शादी से इनकार क्यों कर दिया। अंगद की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। वह जल्द से जल्द जानना चाहता था कि विशाल और अनिका की शादी क्यों नहीं हुई। कल रात को तो वह राजेश्वर जी से कुछ पूछ नहीं पाया, इसलिए वह फ्रेश होकर नीचे किचन में गया, जहां अनिका अंगद के लिए नाश्ता बना रही थी। अंगद किचन में अनिका के पीछे खड़ा था। आज पहली बार अंगद अनिका से बात करने में हेजिटेट हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह अनिका और विशाल के बारे में अनिका से कैसे पूछे। फिर उसने मन ही मन कहा, अंडस्को, इतना क्या सोच रहा है, अगर तू उससे पूछेगा तो ये झूठ नहीं बोलेगी। पापा तो देव की बातों में आकर एक बार को झूठ बोल भी सकते हैं, लेकिन ये तुझे सच सच बताएगी। डायरेक्ट पूछ ले कि विशाल ने इसे क्यों छोड़ा। अंगद ने अपना गला साफ करते हुए कहा, अंडस्को, अनिका। अंगद की आवाज सुनकर अनिका पलट गई। अंगद की नजर अनिका पर पड़ी। अनिका सच में खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत उदासी। अनिका को देखकर लगता था कि हंसी, खुशी, मुस्कान से इसका कोई लेना देना नहीं। वह सच में किसी गुलाम की तरह अंगद का सारा काम करती थी, और अंगद को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। अंगद बोला, अंडस्को, अनिका, विशाल ने तुम्हें क्यों छोड़ा, मतलब तुम्हारी और विशाल की शादी क्यों नहीं हुई। दिखने में तो तुम खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी भी हो। अनिका कुछ बोलती उससे पहले ही देव ने ताली बजाते हुए कहा, अंडस्को, क्या बात है, बीवी की तारीफ कर रहे हैं, वह भी ताना मारते हुए। देव फिर अंगद की आवाज में बोला, अंडस्को, अनिका, तुम दिखने में खूबसूरत तो हो और पढ़ी लिखी भी। पहली बार बीवी की तारीफ कर रहे हो, वह भी अकड़ कर। देव को वहां देखकर अंगद की बोए तन गई। अंगद को उसके सवालों का जवाब देव ने अनिका से भी नहीं लेने दिया। अंगद ने पलटकर देव को देखा और दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, क्यों हमारी जिंदगी में बवाल मचा रहे हो। इस पर देव ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडस्को, अरे मैं कहाँ बवाल मचा रहा हूँ, बवाल तो तुम सब ने खुद ही मचा रखा है। अब तुम खुद को ही देख लो, तुमने आज पहली बार जिंदगी में, पहली बार अनिका की तारीफ की, वह भी एहसान करते हुए। अरे ऐसा लग रहा था तारीफ की नहीं है, अनिका के चेहरे पर तारीफ फेंक कर मारी है। इस पर अंगद ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अंडस्को, मैंने कोई तारीफ नहीं की, मैंने बस पूछा है कि विशाल ने इस बेवकूफ लड़की को क्यों छोड़ दिया। मैं भी क्या पागलों की तरह इससे पूछने आ गया।
ऑब्वियसली इस बेवकूफ लड़की से कौन प्यार करेगा। ये तो है ही पागल और मेरे गले पड़ गई। मैं ही इसे जैसे तैसे झेल रहा हूँ। विशाल तो बच गया लेकिन मैं नहीं बच पाया। इतना कहकर अगद वहां से गुस्से में चला गया। अनिका की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। वैसे तो अनिका ने न जाने कितनी बार अगद के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुने थे, लेकिन फिर भी देव के सामने उसे थोड़ी शर्म आ रही थी, इसलिए वह पलटकर अपना काम करने लगी। उसके आंसू बह रहे थे और वह अपने आंसुओं को भी साफ कर रही थी। और तभी देव चुटकी बजाने को हुआ, लेकिन उसकी चुटकी बजती उससे पहले ही श्वेत परी आ गई और वक्त वहीं ठहर गया। श्वेत परी ने कहा, अंडस्को, देव मैंने तुम्हें समझाया था बार बार अपना जादू इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर तुम ऐसे ही चुटकी बजाते रहे तो एक दिन तुम्हारी पावर खत्म हो जाएगी। पावर खत्म हो गई तो तुम इसी लोक में फंस कर रह जाओगे। परी लोक कभी वापस नहीं आ पाओगे। समझने की कोशिश करो। तुम्हें यहाँ जो भी सुलझाना है कम से कम जादू इस्तेमाल करके सुलझाना है। देव फिर हल्के गुस्से में बोला, अंडस्को, अरे यार श्वेत परी तुम भी हद करती हो। देखो ना अनिका कितना रो रही है, थोड़ा सा दुख तो कम करने दो उसका। इस पर श्वेत परी ने कहा, अंडस्को, देव समझने की कोशिश तुम करो। ऐसे ही चुटकी बजाते रहे तो इनके बीच में कभी भी कुछ भी नहीं सुलझा पाओगे। ऐसे तो तुम चुटकी बजाते ही अगद, धनंजय और यज्ञ के दिल में प्यार पैदा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें चुटकी बजाकर प्यार पैदा नहीं करना। उनके दिल में अपने आप प्यार का एहसास हकीकत में होना चाहिए। अगर तुम अनिका का दुख कम करना चाहते हो तो उससे बात करो, उसे समझाओ। चुटकी बजाकर किसी का दर्द कम मत करो, वरना तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। इतना कहकर श्वेत परी वहां से चली गई और वक्त फिर से चलने लगा। देव ने अनिका को रोते हुए देखा और गार्डन में चला गया। गार्डन में अगद गुस्से में इधर उधर टहल रहा था, क्योंकि उसे देव के सामने नहीं जाना था, लेकिन देव तो गार्डन में भी चला गया। फिर उसने अगद को देखकर कहा, अंडस्को, क्या हुआ, मुझ पर गुस्सा आ रहा है? मुझे भी तुम पर गुस्सा आ रहा है। तुम सच में बहुत नॉटी हो, कितनी ज्यादा शरारत करते हो। देव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अगद की तो आंखें बड़ी हो गई। अगद को समझ ही नहीं आता था कि देव कब क्या बात करता है। कभी कभी तो उसे देव पर शक होता था कि यह इस अर्थ का है भी या नहीं। देव ने हंसकर कहा, अंडस्को, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, एक्चुअली मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ। अगद गुस्से में बोला, अंडस्को, मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवानी और तुम प्लीज मेरे सामने मत आया करो। तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है और मैं इरिटेट हो जाता हूँ। इस पर देव ने अगद के गले में एक बाहम लपेट दी। अगद थोड़ा सा झुक गया, क्योंकि देव का वेट बहुत ज्यादा नहीं था। अगद को यकीन नहीं आ रहा था कि देव जैसा चॉकलेट बॉय उसके कंधे पर हाथ रखेगा और वह उसके हाथ से भार महसूस करेगा। देव ने कहा, अंडस्को, मेरी बात सुनो, अनिका से और मामा जी से पूछने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें खुद ही इस बारे में छानबीन करनी चाहिए। मामा जी तो तुम्हें झूठ भी बोल सकते हैं और अनिका, वह तो तुम्हारे डर के मारे ठीक से कुछ बता ही नहीं पाएगी। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद बात पता करनी चाहिए कि विशाल ने अनिका से शादी क्यों नहीं की? अगद बेशक देव से गुस्सा था, लेकिन उसे देव की बात सही लगी। उसने मन ही मन डिसाइड किया कि वह खुद ही इस बारे में पता करके रहेगा और उसे राजेश्वर जी या अनिका से कुछ पूछना भी नहीं पड़ेगा। देव को जब महसूस हुआ कि अगद उसके हाथ का भार सह नहीं पाएगा तो उसने अपना हाथ उठा लिया। अगद जल्दी से पीछे हुआ और देव की तरफ एक किल लुक देकर वहां से जल्दी से चला गया। अगद के जाते ही देव को हंसी आ गई। देव गार्डन के बड़े झूले पर बैठ गया और तभी उसके सामने यज्ञ आ गया। यज्ञ को देखकर देव ने कहा, अंडस्को, अरे यार, इसे तो मैं भूल ही गया, इसे भी तो सुधारना है। यज्ञ गुस्से में देव को देख रहा था और फिर देव को पॉइंट करके बोला, अंडस्को, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हम तीनों भाइयों की लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? मेहमान की तरह आए हो तो मेहमान की तरह रहो और मेहमान की तरह ही चले जाओ। हमारे घर का हेड बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम जो कर रहे हो वह मुझे दिखाई नहीं देता? देव ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, क्या दिखाई देता है तुम्हें? यज्ञ बोला, अंडस्को, यही कि तुम अगद और अनिका के बीच में सब ठीक करना चाहते हो। धनंजय भैया और धरा के बीच में सब कुछ ठीक करना चाहते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे भाई अपनी मर्जी से जीते हैं और अपनी मर्जी से ही जिएंगे। तुम कौन होते हैं उनकी लाइफ कंट्रोल करने वाले? देव ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, तुम्हें जलन हो रही है कि कहीं तुम्हारे भाई अपनी बीवियों के साथ खुश ना रहने लगे और तुम बिना बीवी के रह जाओ।
यज्ञ दांत पिसता हुआ बोला, अंडरस्कोप। देव जस्ट शट अप, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों अपने भाइयों से जलने लगा? इस पर देव ने कहा, अंडरस्कोप तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहे तो तुम्हें चाचा नहीं बनना। यज्ञ के पास देव के सवालों का जवाब नहीं था, इसलिए वह गुस्से में अंदर जाने लगा और तभी देव ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, अंडरस्कोप सुना है तुमने भी किसी लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड किया है और उसकी खुशबू आज भी तुम मिस करते हो। आज भी तुम्हारे दिल के किसी कोने में वह बैठी है। ये सुनते ही यज्ञ जहां खड़ा था वहीं रुक गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बारे में देव को पता होगा। यज्ञ पलट गया और गुस्से में बोला, अंडरस्कोप तुम्हें ये बात किसने बताई? उस घटिया लड़की ने ना, जो मेरे साथ उस दिन उस कमरे में थी। देव ने कहा, अंडरस्कोप यार तुम लड़कों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तुम हर किसी का इल्जाम लड़कियों पर डाल देते हो। मुझे भला वह लड़की क्यों बताने लगी? मुझे तो तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुमने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया है और अब तुम उस लड़की को भूल नहीं पाए, लेकिन अपनी अकड़ के चलते तुमने उसे ढूंढा भी नहीं। यज्ञ दांत पिसता हुआ बोला, अंडरस्कोप मैं उसे क्यों ढूंढने लगा? और क्यों उसे महसूस करने लगा? मैं उसे महसूस नहीं करता और न ही मैं उसे याद करता हूँ। इस पर देव ने कहा, अंडरस्कोप तुम उसे याद करते हो यज्ञ, क्योंकि तुम जानते थे कि वह लड़की वर्जन थी। देव की बात सुनकर यज्ञ को कुछ याद आया। फ्लैशबैक। यज्ञ की जब आंख खुली तो उसने खुद को यामिनी के पास देखा। यामिनी का चेहरा बालों से ढका हुआ था और यज्ञ ने उसके बालों को हटाकर उसका चेहरा देखना भी गवारा नहीं समझा। किसी लड़की को अपने पास देखकर यज्ञ को गुस्सा आ गया। वह जल्दी से उठा, उसने यामिनी के लिए लेटर लिखा और वॉशरूम में चला गया, फिर तैयार होकर मीटिंग के लिए निकल गया। यज्ञ की मीटिंग करीब 2 घंटे चली, लेकिन यज्ञ का ध्यान 2 सेकंड के लिए भी उस मीटिंग में नहीं लगा। यज्ञ को बार बार यामिनी के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। यज्ञ जैसे तैसे मीटिंग खत्म की और वापस से अपने कमरे में आया। यज्ञ की नजर बेड पर गई जहां खून की कुछ छींट थी, जिसे देखकर यज्ञ समझ गया कि वह लड़की कोई प्रोसिक्यूट नहीं थी, बल्कि शायद गलती से उसके कमरे में आ गई थी। यज्ञ ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि वह लड़की वहां से जाने के लिए कह रही थी और यज्ञ ने उसे वहां से जाने नहीं दिया। यज्ञ बहुत देर तक उस बेड को ही देखता रहा, फिर उसकी नजर फर्श पर पड़ी जहां एक बटन पड़ा हुआ था। यज्ञ को समझते देर नहीं लगी कि वह बटन उस लड़की की ड्रेस का था। यज्ञ उस बटन को उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, फिर गुंगल लगाकर उस कमरे से चला गया। फ्लैशबैक एंड। यज्ञ अपने ही ख्यालों में था कि देव की आवाज उसके कानों में पड़ी, सुना है वह बटन आज भी अपने सीने से लगाए घूम रहे हो। यज्ञ ने देव की बातों को झूठलाते हुए कहा, अंडरस्कोप मेरे पास कोई बटन नहीं है समझे, और मुझे अपनी बातों के जाल में मत फंसाओ। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। इतना कहकर यज्ञ उधर से जाने लगा। यज्ञ अंदर जा पाता उससे पहले ही देव ने कहा, अंडरस्कोप मैंने उस बटन को देखा है। देव की बात सुनकर यज्ञ रुक गया। यज्ञ ने पलटकर सवाल भरी नजरों से देव को देखा तो देव फिर से झूले पर बैठ गया और हल्के हल्के हिंडोले लेता हुआ बोला, अंडरस्कोप कल वह बटन मैंने तुम्हारे कमरे की नाइट स्टैंड पर देखा था। देव की बात सुनकर यज्ञ को और ज्यादा गुस्सा आ गया। यज्ञ ने पलटकर कहा, अंडरस्कोप झूठ बोलने में तो तुम माहिर हो। देव ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्कोप मैंने क्या झूठ बोला? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वह बटन तुम्हारी नाइट स्टैंड पर देखा था। देव यज्ञ को अपनी बातों में फंसा रहा था और यज्ञ फंस भी गया। यज्ञ ने जल्दी से अपनी पॉकेट में से वह बटन निकाल कर देव को दिखाते हुए कहा, अंडरस्कोप वह बटन मेरे पास है, तो तुमने नाइट स्टैंड पर कब देखा? देव ने मुस्कुराकर यज्ञ को देखा और यज्ञ ने अपना माथा पीट दिया। यज्ञ को यकीन नहीं आया कि उसने देव की बातों में आकर अपने दिल की बात देव को बता दी। यज्ञ फिर से अंदर जाने लगा, क्योंकि अब वह एक और मिनट देव को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। इतने में देव ने फिर कहा, अंडरस्कोप क्या हुआ? दिल के किसी कोने में अब भी बैठी है वह। आज भी तुम्हें उस लड़की का इंतजार है। तुम्हें गिल्ट होता है ना कि काश उस रात तुम उस लड़की का चेहरा देख लेते, लेकिन तुम तो नशे में धुत थे। तुमने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा और सुबह जब तुम्हें उसका चेहरा देखने का मौका मिला तब भी तुमने उसका चेहरा नहीं देखा। इनफैक्ट उसके लिए एक घटिया सा लेटर और लिख दिया। यज्ञ ने पलट कर देव को देखा और गुस्से में बोला, अंडरस्कोप तुम्हें ये सारी बातें बताता कौन है? तुम्हें कैसे पता कि वह बटन आज भी मेरे पास है? इस पर देव ने गहरी सांस लेकर बोला,
मुझे सब पता होता है, मैंने बताया था ना, मैं महादेव का दास हूँ, देवदास। यज्ञ का अब दिमाग खराब हो रहा था और वह अंदर जाने लगा, लेकिन देव ने उसे फिर से रोकते हुए कहा, इतने पैसे होने का कोई फायदा नहीं अगर तुम अपने दिल की ना कर पाओ। तुम उस लड़की को ढूंढना चाहते हो लेकिन ढूंढ नहीं रहे क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसे ढूंढने नहीं देता और तुम्हारा दिल हमेशा तुम्हारे दिमाग के सामने कमजोर पड़ जाता है। देव धीरे धीरे चलता हुआ यज्ञ के सामने आ गया और फिर यज्ञ को देखकर बोला, उस लड़की को ढूंढ लो, वरना जिंदगी भर मलाल रहेगा कि तुमने उस लड़की को ढूंढा नहीं और क्या पता वह लड़की भी तुम्हारा वेट कर रही हो। आखिर उस लड़की ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती रात तुम्हें दी है। यज्ञ को गुस्सा आ गया, वह बोला, मुझे किसी लड़की को नहीं ढूंढना, न ही मैं किसी लड़की को ढूंढना चाहता हूँ और न ही मुझे इस शादी के झमेले में पड़ना है। यज्ञ की बात सुनकर देव जोर जोर से हंसने लगा। देव ने कहा, मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम उससे शादी कर लो, मैंने बस उसे ढूंढने के लिए कहा। शादी तक तो तुम अपने आप ही पहुंच गए, दिल की निकल रही है लेकिन कहोगे नहीं। अब तो यज्ञ का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। यज्ञ गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले ही देव ने कहा, तुम उस लड़की को ढूंढना नहीं चाहते या तुम्हारे बस की नहीं है? हाँ, शायद तुम्हारे बस की ही नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया में उस लड़की को कहाँ ढूंढोगे? चलो मैं ही मान लेता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तुम उस लड़की को ढूंढ लो। देव जो चाहता था यज्ञ वैसा ही कर रहा था। यज्ञ ने गुस्से में कहा, मैं उस लड़की को चाहूँ तो कुछ दिन में ढूंढ कर दिखा दूं, लेकिन मैं ढूंढना ही नहीं चाहता। इस पर देव ने कहा, तो फिर लगी शर्त, तुम मुझे उस लड़की को ढूंढ कर दिखा दो, मैं इस महल से चला जाऊंगा। यज्ञ को देव की डील सही लगी और कहीं ना कहीं यज्ञ उस लड़की को ढूंढना चाहता था, लेकिन देव ने सच कहा, वह हमेशा अपने दिमाग की सुनता था और उसका दिल उसके दिमाग के सामने कमजोर पड़ जाता था। यज्ञ ने देव की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, ठीक है देव, मैं उस लड़की को ढूंढकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा और बदले में तुम हमेशा के लिए इस महल से चले जाओगे। देव ने हाथ बांधकर कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चला जाऊंगा, लेकिन तुम उस लड़की को ढूंढो तो तुम्हारे तो बस की नहीं है। इतना कहकर देव में महल के अंदर चला गया और यज्ञ दांत पिसता हुआ वहीं खड़ा रहा। दूसरी तरफ धनंजय टाइगर को लेकर एक फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। वह फार्म हाउस धनंजय का ही था। धनंजय ने फार्म हाउस पर उन दोनों शेख को इनवाइट किया था। ये कह सकते हैं धनंजय और टाइगर ने उन दोनों शेख को मारने की प्लानिंग की हुई थी। अगले ही पल एक बड़ी सी टेबल पर एक साइड धनंजय, टाइगर और उसके बॉडीगार्ड खड़े थे और टेबल की दूसरी तरफ वह दोनों शेख और उनके बॉडीगार्ड खड़े थे। धनंजय ने शेख को देखकर कहा, चले मिस्टर शेख, बैठकर बात करते हैं। वह दोनों शेख बैठ गए। धनंजय भी टाइगर के साथ बैठ गया। धनंजय ने सीधा सीधा बोला, जिस लड़की को मैंने डिलीवरी के लिए भेजा था, तुम दोनों ने उसके साथ बदतमीजी क्यों की? इस पर एक शेख ने कहा, क्या तुमने वह लड़की हमारे लिए नहीं भेजी थी? धनंजय को गुस्सा आ गया, उसने टेबल पर हाथ मार कर कहा, क्या मैंने आज तक तुम लोगों के लिए लड़की भेजी है? क्या मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस किया था कि मैं किसी लड़की को तुम दोनों के लिए भेजूंगा? क्या हमारे बीच आज से पहले किसी लड़की की डील हुई है? दूसरे शेख ने बात संभालते हुए कहा, हमें नहीं पता था कि वह लड़की सिर्फ डिलीवरी करने आई है, हमें लगा तुमने हमें गिफ्ट के तौर पर उसे दिया है। इस पर धनंजय ने और ज्यादा भड़कते हुए कहा, वह कोई चीज है जिसे मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा? जीती जागती लड़की है वह। निर्जीव चीजों को गिफ्ट में दिया जाता है, जिंदा लोगों को गिफ्ट में नहीं दिया जाता। एक शेख धनंजय का ये रूप देखकर डर गया। उसने पहले ही सुना था कि धनंजय लड़कियों के मामले में बिल्कुल नहीं पड़ता, न ही वह किसी लड़की को किसी के पास भेजता है और न ही किसी लड़की को अपने पास आने की परमिशन देता है। शेख ने बात को संभालते हुए कहा, देखो लगता है हमें गलतफहमी हो गई, हमें लगा वह लड़की तुमने हमारे लिए भेजी है और इसलिए हम उस लड़की के साथ मस्ती करने लगे। धनंजय ने फिर कहा, जब तुम्हें टाइगर ने रोका तो तुमने टाइगर पर भी शूट किया। इस बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम मुझे इस बात की एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि तुमने मेरे बॉडीगार्ड पर शूट क्यों किया? दोनों ही शेख एकदम चुपचाप बैठे रहे, उनके पास धनंजय की बात का जवाब नहीं था। धनंजय ने नीचे से अपनी गन निकाली और एक शेख के माथे पर पॉइंट करके कहा,
अंडरस्कोर थोड़ी मस्ती तुमने उस लड़की के साथ की, थोड़ी मस्ती में तुम दोनों के साथ कर लेता हूँ। धनंजय को ऐसे देखकर उस शेख की तो सटीपटी गुम हो गई। उसे यकीन नहीं था कि धनंजय एक छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देगा। दूसरे शेख ने कहा, अंडरस्कोर धनंजय एक मामूली सी लड़की के लिए तुम हमें गन पॉइंट कर रहे हो। इस पर धंज ने कहा, अंडरस्कोर पहली बात तो वह लड़की मामूली नहीं है। दूसरी बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करे, मेरी आंखों के सामने तो बिल्कुल नहीं। तीसरी बात तुम्हें टाइगर को शूट नहीं करना चाहिए था। धनंजय ने फिर टाइगर की तरफ इशारा किया और टाइगर ने अगले ही पल गन निकाल कर एक शेख को शूट कर दिया। एक शेख को मारता हुआ देख दूसरे शेख की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। उसे सच में यकीन नहीं था कि वह एक लड़की के साथ जबरदस्ती करेंगे और कुछ दिनों बाद उन्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। वह शेख गिड़गिड़ाता हुआ बोला, अंडरस्कोर हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। धनंजय, मिस्टर दीवान आप भी जानते हैं कि हमें आपसे बहुत सारे वेपन्स खरीदने हैं, हमारे बीच बहुत सारी डील हुई है। धनंजय ने गुस्से में कहा, अंडरस्कोर तुम्हारी मौत के बाद सारी डील कैंसिल। इतना कहते ही धनंजय ने गन चला दी और बुलेट सीधा शेख के माथे पर लगी। अगले ही सेकंड शेख मर गया। धनंजय ने फिर शेख के बॉडीगार्ड को देखकर कहा, अंडरस्कोर ज्यादा स्मार्ट मत बनना वरना तुम्हें गोली मारते हुए हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। धनंजय ने टाइगर को देखकर कहा, अंडरस्कोर टाइगर मेरा फार्म हाउस साफ करो, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। धनंजय ने अपनी आंखों पर शेड चढ़ाया और फार्म हाउस के बाहर आ गया। धनंजय जो अपनी गाड़ी में बैठते ही वाला था कि उसने सामने देव को बाइक पर देखा। देव अपने सिर से हेलमेट उतार रहा था। देव को देखकर धनंजय की आंखें बड़ी हो गई। आखिर देव यहाँ क्या कर रहा है? देव यहाँ क्यों आया? यहाँ पर तो मैंने किसी को भी आने से मना किया हुआ है। पापा भी यहाँ नहीं आते। भगवान यह आदमी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? देव जो कि अपने सिर से हेलमेट उतार चुका था, उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी को भी पागल कर दे। फिर वो बाइक से उतरा और धनंजय के पास जाकर बोला, अंडरस्कोर पहली बात मैं आदमी नहीं हूँ, चॉकलेट बॉय हूँ। दूसरी बात जो बोलना है मुंह पर बोलो, यह मन ही मन क्या गाली देते रहते हो? धनंजय तो हैरानी और गुस्से से देव को देख रहा था। उसे तो यकीन नहीं था कि देव जैसा चॉकलेट बॉय उसकी बैंड बाजा सकता है। धनंजय ने गुस्से में कहा, अंडरस्कोर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर देव ने कहा, अंडरस्कोर फार्म हाउस पर क्या करते हैं? मैं तुम्हारा फार्म हाउस देखने आया हूँ। मामा जी ने कहा है कि जाओ हमारे सारे फार्म हाउस देख कर आओ, तो इसलिए मैं अपनी नई नवेली बाइक के साथ यहाँ आ गया। धनंजय बोला, अंडरस्कोर सारे फार्म हाउस एक जैसे ही होते हैं, तो जाकर कोई और फार्म हाउस देख लो। यह मेरा पर्सनल फार्म हाउस है, मैं यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं देता और पापा भी यहाँ नहीं आते। अब जाओ यहाँ से। देव फिर से एक मुस्कान के साथ बोला, अंडरस्कोर ऐसे कैसे चला जाऊं? इतनी दूर आया हूं तो फार्म हाउस को तो देख कर ही जाऊंगा। इतना कहकर देव अंदर जाने लगा तो धनंजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। देव ने मन ही मन कहा, अंडरस्कोर फिर से पंगा ले रहा है। देव ने पलट कर देखा और फिर अपनी कलाई को जो धनंजय ने पकड़ी हुई थी। देव ने मुस्कुराकर धनंजय को देखा और धनंजय गुस्से में था। देव बोला, अंडरस्कोर मुझे अंदर जाने से रोक सकते हो? इस पर धनंजय ने कहा, अंडरस्कोर देखो देव, तुम जरूरत से ज्यादा हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। मैंने कहा ना तुम अंदर नहीं जाओगे। देव बोला, अंडरस्कोर मुझे कोई किसी काम के लिए मना करता है फिर तो मैं उस काम को जरूर करता हूँ। अब तो मैं अंदर जाकर ही रहूंगा, देखूं तो तुम अंदर क्या क्या कांड करते हो। ऐसा तो नहीं दुनिया के सामने तो शरीफ बनते हो और अंदर लड़कियों का मुजरा देखते हो। धनंजय तो आंखें फाड़े देव को देख रहा था। आखिर देव किस मिट्टी का बना है? कहाँ से लाया था ऐसे डायलॉग? देव किसी की सुनता क्यों नहीं है? देव हमेशा कहीं भी किसी भी वक्त कैसे पहुंच जाता है? धनंजय अपने ही ख्यालों में था कि देव ने फिर कहा, अंडरस्कोर अब छोड़ो मुझे। धनंजय ने ध्यान नहीं दिया और देव ने अपना हाथ झटक दिया। धनंजय के हाथ से देव की पकड़ छूट गई। देव 2 ही कदम चला था कि उसने अपनी सीने पर किसी की पकड़ को महसूस किया। देव को समझते देर नहीं लगी कि धनंजय ने उसे पीछे से पकड़ लिया। इस वक्त धनंजय को कोई देख लेता तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता, क्योंकि धनंजय जैसी पर्सनैलिटी देव जैसे चॉकलेट बॉय को अंदर जाने से रोक रही थी। धनंजय नहीं चाहता था कि देव को पता चले कि उसने उन दोनों शेख को मार दिया।
नहीं तो वह धरा का नाम लेकर उसे और ज्यादा चिढ़ाता। देव को हंसी आ गई। उसने कहा, श्रीमान दीवान साहब ये क्या कर रहे हो? कोई देखेगा तो गलत समझेगा, छोड़ो मुझे आपका फार्म हाउस देखना है, फिर चाहे तो आप मेरे साथ बाइक पर ऐसे बैठकर दीवान महल जा सकते हैं। धनंजय ने कहा, देव मेरी बात मानो, अंदर मत जाओ, चलो बाहर, तुम्हें मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। वह मेरा फार्म हाउस है और मैं नहीं चाहता कि कोई फार्म हाउस को देखे। इस पर देव ने कहा, क्यों, तुम्हारा फार्म हाउस है तो क्या उसमें नजर लग जाएगी, छोड़ो मुझे। देव भी जानबूझकर धनंजय के मजे ले रहा था, वरना वह तो जानता ही था कि अंदर धनंजय ने क्या किया। धनंजय के इतना पकड़ने पर भी देव नहीं माना और उसने धनंजय से खुद को छुड़ा लिया और भागता हुआ फार्म हाउस के अंदर आ गया। धनंजय भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। दोनों ही इस वक्त बहुत फनी लग रहे थे। देव जब अंदर आया तब तक टाइगर ने सब कुछ साफ कर दिया था। टाइगर ने नजर उठाकर देखा तो धनंजय भी भागता हुआ अंदर आ रहा था। धनंजय को भागता हुआ देखकर टाइगर की तो आंखें खुल गई। उसे तो यकीन नहीं था कि धनंजय ऐसा भी कुछ कर सकता है। उसने तो पहली बार धनंजय को भागते हुए देखा था। देव फार्म हाउस को देखकर बोला, ऐसा क्या है इस फार्म हाउस में जो तुम मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे? कितना साफ सुथरा सुंदर फार्म हाउस तो है। धनंजय ने टाइगर की तरफ देखा और टाइगर ने पलकें झुका दी। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में बात हुई और धनंजय फिर जानबूझकर अकड़ कर बोला, देख लिया मेरा फार्म हाउस, अब निकलो यहाँ से। देव ने धनंजय की बातों को इग्नोर किया और टाइगर को देखा। टाइगर के सीने पर अभी पट्टी बंधी हुई थी और टाइगर ने एक हल्की सी जैकेट पहनी हुई थी। देव जैसे ही टाइगर के सीने पर हाथ रखने को हुआ, उसे टाइगर के पीछे श्वेत परी दिखाई थी जो हाथ बंधे देव को ही गुस्से से देख रही थी। श्वेत परी ने नामे गर्दन हिला दी। देव जो अपना एक हाथ टाइगर के सीने पर रखने वाला था, उसने वह हाथ अपने बालों में मारते हुए कहा है, तुम्हारा गर्दन मटकाना देव को कहीं पागल ही ना कर दे। श्वेत परी के चेहरे पर एक मुस्कान हो आ गई और वह फिर वहां से गायब हो गई। दूसरी तरफ अंगद अपना काम कर रहा था और तभी उसके दिमाग में विशाल का नाम आ गया। अंगद का दिमाग फिर से खराब होने लगा। वह जल्द से जल्द जानना चाहता था कि विशाल और अनिका की शादी क्यों टूट गई, लेकिन वह सब जाने कैसे, इतने बिजी शेड्यूल में वक्त निकाले कैसे। फाइनली अंगद ने फोन लिया और दीवान महल फोन किया। फोन सुधीर ने उठाया। अंगद ने सुधीर से कहा, सुधीर, अनिका से बात कराओ। ये सुनते ही सुधीर की आंखें हैरानी से फैल गई। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि अंगद ने फोन किया हो और अनिका से बात करने को कहा हो। अंगद ने आज तक ऐसे कभी फोन नहीं किया और अनिका से बात करना तो बहुत दूर की बात थी। सुधीर भी एक सेकंड के लिए हैरान हो गया। इतने में अंगद ने फिर कहा, सुधीर, सुनाई कम देने लगा है, जो कह रहा हाँ करो, अनिका से बात कराओ। सुधीर अपना फोन लेकर अनिका के पास गया। अनिका अंगद के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। अंगद ने सख्ती से कहा था कि अनिका ही उसके सारे काम करेगी, इसलिए अनिका सारा दिन अंगद को खुश करने के लिए उसका काम करती रहती थी। अनिका ने अपने लिए जी कर तो देखा ही नहीं था। सुधीर ने अनिका की तरफ फोन बढ़ाते हुए कहा, मैम, अंगद सर का फोन है। अनिका भी हैरान हो गई। आज तक अंगद ने अनिका को कॉल नहीं किया था। अनिका ने अपने मन ही मन सोचा, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। फिर उसने सुधीर से फोन ले लिया। अंगद ने थोड़ा अकड़ कर कहा, क्या कर रही थी? इस पर अनिका ने बहुत प्यार से कहा, जी वो मैं आपके कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। जला मत देना, अंगद ने कहा। अनिका बोली, जी नहीं जलाऊंगी। अंगद पूछना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर उसने अकड़ कर कहा, मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं करके आया तो तुम लंच लेकर ऑफिस आ जाओ। इतना कहकर अंगद ने फोन काट दिया। अनिका की आंखों में तो आंसू आ गए। उसे लगा हो ना हो उसने कोई गलती कर दी, इसके चलते अब अंगद उसे ऑफिस में या तो बेइज्जत करेगा या ऑफिस में पनिश करेगा, लेकिन उसके पास ऑप्शन भी तो नहीं था। उसने सुधीर को फोन दे दिया। सुधीर से भी अनिका की हालत देखी नहीं जाती थी, लेकिन सुधीर भी कुछ नहीं कर सकता था। सुधीर ने फिर पूछा, मैम कोई प्रॉब्लम है? इस पर अनिका ने कहा, नहीं, बस वह मुझे खाना लेकर ऑफिस बुला रहे हैं। तभी अनिका का ध्यान शर्ट पर गया। उसने शर्ट पर अब भी प्रेस रखी हुई थी, जिसकी वजह से वह शर्ट जल गई। अनिका ने झटके से प्रेस उठाई, लेकिन तब तक फ्रंट से शर्ट जल चुकी थी। अनिका की आंखों में पानी आ गया। वह जानती थी अगर इस शर्ट के बारे में अंगद को पता चलेगा फिर तो उसकी खैर नहीं।
सुधीर ने शर्ट देखी तो बोला, अंडरस्को मैम आप परेशान मत होइए, मैं मार्केट से ऐसी ही शर्ट ला दूंगा। इस पर अनिका ने कहा, अंडरस्को अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने आपकी हेल्प ली, तब तो वह मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप रहने दीजिए, आप जाइए। सुधीर भी जानता था कि वह चाहकर भी अनिका की हेल्प नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां से चला गया। अनिका तो सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सुधीर के मोबाइल पर गई। अनिका के पास अपना मोबाइल नहीं था, उसे अंगद ने कभी मोबाइल दिया ही नहीं था। उसे जब भी अपनी फैमिली से बात करनी होती थी, वह राजेश्वर जी के फोन से कर लेती थी। अनिका ने फोन में सर्च किया तो वह शर्ट करीब 7,000 की थी। प्राइस देखकर अनिका की आंखें खुल गई। अनिका ने फोन को इंस्टॉल करके देखा तो वह शर्ट आउट ऑफ स्टॉक थी। अब तो अनिका को और ज्यादा टेंशन होने लगी। अनिका ने मन ही मन फिर डिसाइड किया और फिर फोन लेकर किचन में आ गई। अनिका ने फोन सुधीर को दे दिया और खुद लंच बनाने लगी। करीब 1 घंटे बाद अनिका ने लंच बना लिया और फिर उसे लंच बॉक्स में डालकर गार्डन में आई। बाहर ड्राइवर खड़ा था, उसने अनिका को देखा तो उसके हाथ से लंच बॉक्स लेते हुए कहा, अंडरस्को चलिए मैम। अनिका को हैरानी हुई। अनिका बोली, अंडरस्को क्या मैं गाड़ी में बैठकर जाऊंगी? इस पर ड्राइवर ने कहा, अंडरस्को जी मैम, सर ने कहा कि मैं आपको जल्द से जल्द ऑफिस ले आऊं। अनिका तो हैरान हो गई, वह जब से दीवान महल आई थी एक बार भी गाड़ी में नहीं बैठी थी। वह अपने घर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाती थी। वैसे तो उसे अंगद अपने घर जाने नहीं देता था, लेकिन जब भी जाती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करती थी। अंगद ने उसे कभी गाड़ी ऑफर नहीं की थी। यह पहली बार था जब अंगद ने उसे गाड़ी में बैठकर आने के लिए कहा था, इसलिए अनिका बहुत ज्यादा हैरान थी। ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोल दिया और अनिका पहली बार एक लग्जरी गाड़ी में बैठी थी। अनिका तो हैरानी से उस गाड़ी को देख रही थी। उसने पहली बार देखा था कि लग्जरी गाड़ी कैसी होती है। अनिका गाड़ी अंदर से देखकर हल्की सी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ना के बराबर थी, क्योंकि उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वह जानती थी कि वह जिस गाड़ी में बैठी है वह गाड़ी ना तो उसकी है और ना ही उस गाड़ी पर उसका हक है। वह तो उल्टा अंदर ही अंदर घबराहट महसूस कर रही थी कि ऑफिस में जाकर क्या होगा। ड्राइवर अनिका को लेकर ऑफिस पहुंच गया। अनिका गाड़ी से उतरी, उसने एक नज़र दीवान इंडस्ट्रीज को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दीवान इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी थी। दीवान इंडस्ट्रीज के आसपास भी 2-3 बिल्डिंग थी जो दीवान इंडस्ट्रीज की ही थी। अनिका को ये तो पता था कि अगर दीवान बहुत अमीर है, लेकिन इतना अमीर है यह नहीं पता था। आज पहली बार उसने दीवान इंडस्ट्रीज को सामने से देखा था, वरना हमेशा तो उसने उसकी पिक मैगजीन, अखबारों, टीवी इन सब में ही देखी थी। एक सेकंड के लिए अनिका की नजर उस बिल्डिंग पर ही ठहर गई। अंगद अपनी केबिन के मिरर में खड़ा हुआ अनिका को देख रहा था। अनिका जैसे ही बिल्डिंग के अंदर आई, उसने अपना पहला पैर रखा, लेकिन फिर उसने अपना पैर पीछे कर लिया और फिर अपने हाथों से उस बिल्डिंग की सीढ़ी को छू लिया, जैसे मंदिर की सीढ़ियों को छूते हैं। अंगद अनिका को ऐसा करते हुए देख रहा था। अंगद फिर मन ही मन बोला, अंडरस्को ये लड़की पागल है क्या? यह कोई मंदिर है जिसे ऐसे छू रही है? अनिका लंच बॉक्स लेकर अंदर आ गई। अनिका को नहीं पता था कि अंगद का केबिन कौन सा है। और तभी उसके पास अंगद का मैनेजर आकर बोला, अंडरस्को चलिए मैम, मैं आपको केबिन तक लेकर चलता हूँ। कनिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर में वह मैनेजर अनिका को एक बड़े से केबिन में ले आया। अनिका ने उस केबिन को देखा तो हैरान हो गई, वह केबिन सच में बहुत बड़ा था। एक तरफ बड़ा सा सोफा सेट रखा हुआ था, एक तरफ अंगद की बड़ी सी टेबल, उसके पीछे एक चेयर। पूरा कमरा व्हाइट कलर से पेंट था, बहुत डिसेंट और सुंदर लग रहा था। अनिका ने तो पहली बार इतना सुंदर केबिन देखा था। अनिका तो केबिन को ही निहारने लगी। तभी उसके कानों में अंगद की आवाज पड़ी, अंडरस्को अब क्या केबिन ही निहारती रहोगी? मेरा लंच सर्वे कर दो। अंगद ने फिर मैनेजर को देखकर कहा, अंडरस्को तुम यहाँ से जा सकते हो। मैनेजर ने अंगद के सामने हल्का सा सर झुकाया और फिर चला गया। अनिका ने जल्दी से अंगद का लंच टेबल पर लगा दिया। अंगद हाथ धोकर आया और लंच करने लगा। अनिका तो चुपचाप सहमी हुई सी खड़ी थी। वह जानती थी कि अंगद ने उसे ऐसे ही तो नहीं बुलाया होगा। अनिका को अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि कहीं शर्ट चलने की बात अंगद को पता ना चल गई हो। अनिका तो सांस रोके चुपचाप खड़ी थी। अंगद खाना तो खा रहा था, लेकिन वह सोच रहा था अनिका से कैसे पूछूं। फिर उसने खाना खाकर अनिका की शक्ल देखी, जो डरे हुए चेहरे से उसे ही देख रही थी। अंगद ने अनिका की शक्ल देखकर मन ही मन कहा,
इतना तो मेरा कोई एम्प्लॉय भी मुझसे नहीं डरता जितना यह मुझसे डरती है। अंगद के खाना खाने के बाद अनिका लंच के बर्तन को समेटने लगी। अनिका ने बर्तन समेट लिए तो अंगद अपनी चेयर पर बैठ गया और आंखें बंद करके बोला, अनिका जरा यहाँ आओ। अब तो अनिका की सांस और ज्यादा रुक गई। अनिका को हमेशा यही लगता था कि अंगद अब उसके घर पैसे नहीं देगा और उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगी। अनिका अंगद के टेबल के पास आकर धीरे से बोली, जी कहिए। अंगद ने कहा, देखो अनिका, तो मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता, इसलिए जो साफ साफ पूछ रहा हूँ मुझे साफ साफ जवाब दे देना, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या करूँगा। इसलिए मुझे सिर्फ सच बोलना। अनिका ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी ठीक है, सच ही कहूंगी। अंगद ने अपना गला साफ करते हुए पूछा, क्या विशाल तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? ये सुनते ही अनिका की आंखों से एक आंसू गिर गया। उसने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। अंगद ने दूसरा सवाल किया, तो कौन था? और तुम्हारी शादी उससे कैसे फिक्स हुई? और उसने तुमसे शादी क्यों तोड़ दी? अब तो अनिका को बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, लेकिन उसने अपने आंसू कंट्रोल करते हुए कहा, पापा ने शादी फिक्स की थी। जब उन्हें पता चला पापा की डेथ हो गई तो उन्होंने शादी तोड़ दी। कब तोड़ी उन्होंने शादी? अंगद ने तीसरा सवाल किया। अनिका अपने आंसू कंट्रोल करते हुए बोली, शादी वाले दिन। मेरे पापा की डेथ शादी से एक दिन पहले ही हुई थी और अगली सुबह विशाल के मम्मी पापा ने फोन करके कहा कि वह बारात लेकर नहीं आएंगे। अंगद ने पूछा, तुम्हारे पापा की डेथ कैसे हुई थी? इस पर अनिका ने कहा, मुझे नहीं पता, उन्हें किसी ने गोली मार दी थी। अनिका को इस वक्त बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। उसने हिम्मत करके अंगद की तरफ देखा और वॉशरूम की तरफ इशारा किया, जैसे कहना चाहती हो क्या मैं वॉशरूम चली जाऊं? अंगद ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिका तेजी से भागती हुई वॉशरूम में चली गई। अनिका ने वॉशरूम का गेट बंद किया और सिस्क सिस्क पर रोने लगी। उस एक दिन में अनिका के साथ क्या कुछ नहीं हो गया था। विशाल ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके पापा इस दुनिया से चले गए और उसकी शादी अंगद से हो गई। वह दिन अनिका की जिंदगी का बहुत बुरा दिन था। उस दिन को याद करके अनिका के आंसू रुकते ही नहीं थे, इसलिए अनिका वॉशरूम में जाकर रो रही थी। अनिका ने अपना रोना बहुत कंट्रोल किया, फिर भी वह अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पाए। अनिका ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह छुपाए हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी आवाज अंगद के कानों में जा रही थी। तभी वॉशरूम का गेट खुला। जैसे ही गेट खुला अनिका की सांस रुक गई। सामने अंगद खड़ा था। अनिका ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। अंगद ने अनिका की तरफ अपनी बाहें फैला दी और अनिका रोते हुए अंगद की बाहों में समा गई। अनिका बुरी तरह रो रही थी और अंगद ने उसे कसकर गले लगाया हुआ था। अनिका को इस वक्त सपोर्ट की जरूरत थी और अंगद उसे सपोर्ट कर रहा था। अनिका रोते रोते बोली, विशाल ने कहा था वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा कि वह बारात लेकर आ रहा है और बारात लेकर नहीं आया। उसने कहा वह मेरे बिना जी नहीं सकता, लेकिन उसने तो मुझे जीते जी मार दिया। वहीं दूसरी तरफ यज्ञ की हालत भी देव ने खराब की हुई थी। यज्ञ भी अपने कमरे में चक्कर लगाता हुआ उस लड़की के बारे में सोच रहा था जिसके साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया था। देव ने यज्ञ के दिमाग में अच्छे से बैठा दिया था कि उसे उस लड़की को ढूंढ लेना चाहिए। बहुत देर तक अपने कैबिन में चक्कर लगाने के बाद यज्ञ ने अपने मैनेजर को बुलाया। यज्ञ ने अपने मैनेजर से कहा, आज से करीब 2 साल पहले मैं मनाली गया था। मैं वहां रात को एक लड़की के साथ रुका था। ये सुनकर मैनेजर तो फटी हुई आंखों से यज्ञ को देख रहा था। मैनेजर ने पहली बार यज्ञ के मुंह से किसी लड़की का जिक्र सुना था। मैनेजर को हैरानी से अपनी तरफ देखता हुआ पाकर अंगद ने कहा, मुझे ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा जो कह रहा हूँ सुनो। मैं वहाँ एक लड़की के साथ रुका था। मुझे उस होटल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ वह लड़की कौन थी। जितनी जल्दी हो सके उसे लड़की के बारे में पता करो। मैनेजर ने हैरानी से हाँ में गर्दन हिलाए और यज्ञ के केबिन से चला गया। यज्ञ वापस से आगे अपनी चेयर पर बैठ गया। यज्ञ काफी रिलैक्स था। यज्ञ ने अपनी आंखें बंद की और उसे वह रात याद आने लगी जब यामिनी उसकी बाहों में थी और अचानक ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ धनंजय ने जैसे तैसे देव को अपने फार्म हाउस से भगा दिया था। धनंजय भी अपने ऑफिस आ गया था और अपने केबिन में बैठा हुआ था।
उसे भी रह रहकर देव की बातें याद आ रही थी कि धरा ने उसे घास नहीं डाली। अचानक ही धनंजय ने अपना लैपटॉप लिया और उसमें टाइप करने लगा, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल। धनंजय के सामने दुनिया भर के पेज ओपन हो गए, जिसे देखकर धनंजय का माथा सनक गया। धनंजय मन ही मन बोला, अंडरस्को, इतने सारे ऑप्शन। अरे यार, सीधा सीधा एक तरीका बता दो, जिससे धरा मुझसे इम्प्रेस हो जाए और मैं देव को हार दूं। धनंजय ने वही एक एक करके पढ़े। किसी में लिखा था लड़कियों को फूल पसंद है तो उन्हें आप फूल दे सकते हैं। कहीं लिखा था कि आप उन्हें आउटिंग के लिए बाहर ले जा सकते हैं। कहीं लिखा था कि आप लड़कियों की तारीफ कर सकते हैं। धनंजय जैसे जैसे पढ़ रहा था उसका दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने ठान लिया था कि धरा को तो वो अपने लिए पागल करके रहेगा। तभी धनंजय के केबिन में टाइगर आया। धनंजय ने ध्यान नहीं दिया। टाइगर की नजर जैसे ही लैपटॉप की स्क्रीन पड़ी, उसकी आंखें भी फैल गई। पहली बार उसने धनंजय को कुछ ऐसा पढ़ते हुए देखा था, वरना तो हमेशा वह अपने लैपटॉप में वेपन्स ही देखता रहता था। टाइगर ने मन ही मन कहा, अंडरस्को, ये हथियार वाला कौन सी हथियार वाली को पटाना चाहता, जो ये सब देख रहा है। टाइगर को भी ध्यान नहीं रहा और वह भी धीरे धीरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ झुकने लगा। जैसे ही धनंजय ने अपने करीब टाइगर को देखा, झटके से लैपटॉप बंद कर दिया और सख्ती से बोला, अंडरस्को, यह क्या कर रहे हो टाइगर। टाइगर ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को सर, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यह आप क्या कर रहे हो। धनंजय ने अपनी बातों को घुमाते हुए कहा, अंडरस्को, मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो। तुम मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर झुके हुए क्यों हो। धनंजय ने अपनी बातों को घुमाते हुए कहा, अंडरस्को, मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो। तुम मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर झुके हुए क्यों हो। इस पर टाइगर ने कहा, अंडरस्को सर, मैं 8वां अजूबा देख रहा हूँ, जो मुझे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। धनंजय ने चेहरा घुमा लिया। अब टाइगर बोला, अंडरस्को सर, क्या आपको कोई लड़की पसंद आ गई। धनंजय ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर टाइगर ने फिर कहा, अंडरस्को सर, अगर कोई लड़की पसंद आ गई या आप किसी लड़की को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो आप धरा मैम को ही ले आओ। धरा मैम तो कितनी अच्छी है, कितनी इनोसेंट है, कितनी प्यारी है, और उनकी तो कोई फैमिली भी नहीं है। आप उनके साथ एक अच्छी फैमिली बना सकते हो। और अगर आपको कोई और लड़की पसंद है तो कम से कम धरा मैम को डाइवोर्स देने तक रुक जाए। धनंजय ने थोड़ा सख्ती से कहा, अंडरस्को, मुझे सलाह मत दो और जाकर अपना काम करो। टाइगर वहां से चला गया। टाइगर के जाते ही धनंजय ने फिर से अपना लैपटॉप खोल दिया। धनंजय फिर से उस पेज को पढ़ने लगा जहां लड़कियों को पटाने के तरीके थे। धनंजय ने थोड़ी देर वह पेज पढ़े और फिर अपनी चेयर पर पीछे की तरफ होकर लेट गया। धनंजय ने आंखें बंद की तो उसे धरा का चेहरा दिखाई देने लगा। पहली बार धनंजय ने धरा के बारे में सोचा था। पहली बार धनंजय ने आंखें बंद की थी और धरा उसकी आंखों के सामने थी। ना चाहते हुए भी धनंजय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ अनिका अंगद के गले लगकर रो रही थी। अनिका ने आंखें बंद की हुई थी और तभी वॉशरूम का गेट खुला। अनिका ने हैरानी से देखा तो अंगद वॉशरूम के गेट पर ही खड़ा था। अनिका ने सपना देखा था कि अंगद उसे संभाल रहा है। अंगद को देखकर अनिका एकदम से चुप हो गई और फिर उसने मन ही मन कहा, अंडरस्को, मैं भी ऐसा सपना देख रही हूँ जो कभी पूरा नहीं होगा। भला मुझे अंगद क्यों चुप करवाएंगे। जिंदगी में सबसे ज्यादा तो मुझे इन्होंने ही रुलाया है। अंगद ने अनिका को रोते हुए देखा तो बोला, अंडरस्को, अब सारा दिन यही खड़े होकर रोना है, घर चली जाओ। अनिका ने अपने आंसू पूछे और केबिन से बाहर चली गई। फिर उसने लंच बॉक्स उठाया और केबिन से बाहर निकल गई। अंगद उसे जाते हुए देख रहा था और फिर मन ही मन बोला, अंडरस्को, पता नहीं कितना रोती है, इतने आंसू आते कहाँ से हैं। अंगद को क्या पता था कि अनिका का एक एक आंसू का हिसाब देव उससे लेगा। केबिन के बाहर मैनेजर खड़ा था, जो अनिका को ऑफिस के बाहर ले गया। अनिका जब बाहर आई तो वहां अंगद की वह गाड़ी नहीं थी जो उसे दीवान इंडस्ट्रीज लेकर आई थी। अनिका बहुत देर तक दीवान इंडस्ट्रीज के बाहर खड़ी रही, लेकिन वह गाड़ी वहां नहीं आई। अनिका समझ गई कि शायद अंगद चाहता है कि वह अपने आप ही घर चली जाए, इसलिए अनिका ने अपना लंच बॉक्स पकड़ा और अपना बैग जो वह लेकर आई थी, और फिर वहां से चली गई। अनिका के पास पैसे नहीं थे, अंगद ने उसे कभी पैसे दिए ही नहीं थे, इसलिए अनिका ने पैदल ही दीवान महल जाने का फैसला लिया। वैसे भी उसके पास इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं था। अनिका चल रही थी और तभी उसे याद आया कि उसे तो अंगद के लिए शर्ट भी खरीदनी है।
अनिका के पास पैसे नहीं थे तो शर्ट कैसे खरीदती। अनिका करीब 2 किलोमीटर चल चुकी थी। अनिका के पैर भी दर्द करने लगे थे। अनिका ने तभी एक ज्वेलरी शॉप देखी, वह ज्वेलरी शॉप के अंदर चली गई। कुछ देर बाद अनिका ज्वेलरी शॉप से बाहर आई। अनिका फिर एक बड़े से मॉल में गई जो रास्ते में ही आया था। अनिका ने पूरा मॉल घुमा और फिर उसे वैसी ही शर्ट मिल गई जो उसने जला दी थी। अनिका ने वह शर्ट 7,000 में खरीद ली। अनिका ने अब राहत की सांस ली। अब उस शर्ट के बारे में अगद को कुछ पता नहीं चलेगा। अनिका मॉल से बाहर आई तो उसने देखा रात हो गई थी। अनिका दीवान महल की तरफ जाने लगी लेकिन अभी उसे बहुत पैदल चलना था। अनिका पैदल चल रही थी। पैदल चल चलकर अनिका के पैर दुखने लगे, लेकिन दीवान महल नहीं आया। दीवान महल अब भी 2 किलोमीटर दूर था। अनिका बुरी तरह थक गई थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी वह चले जा रही थी। उसे ये भी डर था कि अगर अगद पहले पहुंच गया होगा तो उसकी खैर नहीं। फाइनली रात 10 बजे अनिका दीवान महल पहुंच गई। अनिका की बहुत बुरी हालत थी। अनिका करीब 10 किलोमीटर तक पैदल चलकर आई थी। अनिका जैसे ही दीवान महल के गार्डन में पहुंची, सामने अगद खड़ा था जो सुलगती हुई आंखों से अनिका को ही देख रहा था। अनिका की हालत पहले ही बहुत खराब थी, चल चल कर वह बुरी तरह थक गई थी। उसके बाद भी वह जैसे तैसे दीवान महल आ गई थी और अब सामने अगद को गुस्से में खड़ा हुआ देखकर उसकी आंखों में पानी आ गया। अगद धीरे धीरे अनिका के पास आया और दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को, गाड़ी में क्यों नहीं आए, पैदल क्यों आए हो? अनिका ने अगद को हैरानी से देखा। अगद ने फिर से दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, सुनाई कम देता है, मैं पूछ रहा हूँ पैदल क्यों आए? ये दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी बेचारी हो और मैंने तुम्हें ऑफिस से घर पैदल आने के लिए कह दिया। अनिका अपनी सफाई देती हुई बोली, अंडस्को, नहीं, वह मैं जब बाहर आई तो वहाँ गाड़ी नहीं थी तो मुझे लगा आप यही चाहते हैं कि मैं पैदल आऊं। इस पर अगद ने अनिका के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, झूठ बोल रही हो, झूठ बोलोगी, साफ साफ क्यों नहीं कहती तुम शॉपिंग करने गई थी? क्योंकि मैं तो तुम्हें घर से बाहर जाने नहीं देता और तुम्हें घर से बाहर जाने का मौका मिल गया और तुम पहुंच गई मॉल अपने लिए शॉपिंग करने। अगद ने फिर से गुस्सा करते हुए कहा, अंडस्को, वैसे तुम्हारी औकात भी है कि तुम इतने बड़े मॉल में शॉपिंग कर लो, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने मेरे पैसे तो नहीं चुरा लिए? अगद की इतनी कड़वी बात सुनकर अनिका का रोना और तेज हो गया। वह अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी, फिर भी झरने की तरह उसके आंखों में पानी बह रहा था। अनिका कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। अगद ने फिर कहा, अंडस्को, यह आंसू बहाने से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। मान क्यों नहीं लेती कि तुम शॉपिंग करने गई थी और जानबूझकर तुम गाड़ी में नहीं आई? अनिका बोलने की हालत में तो बिल्कुल नहीं थी, फिर भी उसने अपनी सफाई देते हुए कहा, अंडस्को, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच कहती हूँ। जब मैं ऑफिस से बाहर आई तो वहाँ गाड़ी नहीं थी। अगद को गुस्सा आ गया और उसने सुलगती हुई आंखों से फिर कहा, अंडस्को, मुझे झूठ बोलोगी? अगद ने फिर चिल्लाकर ड्राइवर को बुलाया। अगद ने ड्राइवर को देखकर कहा, अंडस्को, क्या तुम्हारी गाड़ी ऑफिस के बाहर नहीं थी? इस पर ड्राइवर बोला, अंडस्को, सर, मेरी गाड़ी तो वही थी। मैम मेरे पास आए और बोली कि वह गाड़ी में नहीं जाएगी, उन्हें शॉपिंग करने जाना है, और फिर मैम वहां से चली गई। ये सुनते ही अनिका हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं था कि ड्राइवर खुद को बचाने के लिए उसे फंसा देगा। अनिका ने हैरानी से ड्राइवर को देखा और ड्राइवर ने अपनी नजरें चुरा ली। अनिका ने अगद को देखा और समझ गई कि अब वह कुछ भी कर ले, अगद उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। अगद ने फिर से गुस्सा करते हुए कहा, अंडस्को, तो अब क्या कहना चाहती हो तुम इस बारे में? तभी वहां देव आ गया। देव हाथ बंधे अगद, अनिका और ड्राइवर को देख रहा था। देव को देखकर अगद को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अनिका पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा, अंडस्को, कुछ कह रहा हूँ, अब क्या कहोगी इस बारे में? ड्राइवर वही था और तुम ड्राइवर से अपनी बात बोलकर चली आई और अब कह रही हो कि ड्राइवर वहां नहीं था। अनिका, तुम बहुत झूठ बोलने लगी हो, लगता है तुम्हें और ज्यादा पनिशमेंट की जरूरत है। अगद को पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा था। देव को देखकर और गुस्सा आ गया और उसने जानबूझकर देव के सामने ऐसी बातें कही ताकि देव को बुरा लगे। अगद फिर अनिका पर चिल्लाया। अनिका इस पर सहम गई। अनिका ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर बोली, अंडस्को, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अनिका के माफी मांगने से अगद ने स्माइल करके देव को देखा और फिर बोला, अंडस्को, अब भी तो तुमने सच बोला, अगर पहले ही बोल देती तो मेरा इतना गुस्सा नहीं झेलना पड़ता।
अपनी गलती पर माफी मांग लेनी चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, समझी तुम? अनिका ने सिर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी। अंगद फिर से चिल्लाता हुआ बोला, अंडस्को, अब यहाँ खड़ी हुई मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अंदर मेरे लिए खाना बनाओ। अनिका अंदर जाने लगे तो देव ने उसकी कलाई पकड़ ली। अनिका ने पलटकर हैरानी से देव को देखा और फिर अंगद को। अंगद सुलाती हुई आंखों से वह हाथ देख रहा था जिसे देव ने पकड़ा था। अनिका देव से हाथ छुड़ाना चाहती थी लेकिन देव से तो धनंजय भी हाथ नहीं छुड़ा सकता था। अनिका तो फिर भी बहुत नाजुक सी थी। देव ने मुस्कुराकर अनिका को देखा। अनिका का तो रो रो कर पहले ही बुरा हाल था, फिर भी उसने बेबस भरी आवाज में कहा, अंडस्को, देव प्लीज छोड़ दो। देव ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, तुम बिना बात माफी क्यों मांगती हो? तुमने ऐसा क्या किया है जो माफी तुम मांग रही हो? बल्कि माफी तो इस ड्राइवर को और अंगद को मांगनी चाहिए, वह भी हाथ जोड़कर। अनिका नम आंखों से देव को देख रही थी। अनिका कहना चाहती थी कि वह मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन देव ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब वह अंगद को सबक सिखा के ही रहेगा। देव ने अनिका का हाथ नहीं छोड़ा और उसे खींचकर अंगद के सामने लाया और फिर उसे देखकर बोला, अंडस्को, इसकी हालत देखकर तुम्हें लगता है कि यह शॉपिंग करने गई थी? जरा ध्यान से देखो अपनी बीवी को, क्या शॉपिंग करने ऐसे जाते हैं? द ग्रेट अंगद दीवान की बीवी शॉपिंग करने ऐसी जाएगी? अंगद ने अब अनिका को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसे थोड़ा गिल्ट हुआ क्योंकि अनिका पूरी तरह से थकी हुई थी। उसके चेहरे पर आंसू होने की वजह से चेहरा मुरझा गया था, उसके पैरों पर छाले पड़े हुए थे। देव ने आगे कहा, अंडस्को, तुम्हारी बीवी पूरे 10 किलोमीटर से पैदल चलकर यहाँ आ रही है, और रही बात शॉपिंग मॉल जाने की तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस बेचारी की इतनी औकात नहीं है कि यह इतने बड़े मॉल में शॉपिंग कर ले। तो यह वहां क्यों गई थी? बाद में इससे पूछ लेना, बता देगी। अब बात करते हैं आपके ड्राइवर के सच और झूठ की। अंगद हैरानी से देव की बात सुन रहा था। देव ने ड्राइवर को देखकर कहा, अंडस्को, सच तुम बताओगे या मैं बता दूं? तुम बताओगे तो शायद अंगद तुम्हें छोड़ दे, लेकिन अगर मैंने बताया तो तुम्हारी नौकरी आज ही गई। अंगद ने गुस्से में ड्राइवर को देखा और ड्राइवर डर गया। ड्राइवर अपनी सफाई देता हुआ बोला, अंडस्को, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैडम ने ही मुझे कहा था कि वह शॉपिंग करना चाहती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो ऑफिस के बाहर ही गाड़ी लेकर खड़ा था। देव को हंसी आ गई और वह फिर अंगद को देखकर बोला, अंडस्को, अंगद, मुझे लगता था तुम्हारे अंदर अकल है, लेकिन आज पता चला तुम्हारे अंदर अकल नहीं है। अगर अकल होती तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, लेकिन तुमने तो अपनी बीवी की जगह ड्राइवर पर यकीन किया, और ड्राइवर ने तुम्हें जो उल्टी सीधी कहानी सुनाई तुमने मान ली। और तो और एक मामूली से ड्राइवर के सामने अपनी बीवी को झूठ भी ठहरा दिया और उसे डांट भी दिया। वह पहले जमाने में होता था ना कि सास बेटे को भड़का देती थी और बेटा जाकर बीवी से लड़ने लगता था। तुम्हारा भी सेम ही है। अंगद अभी हैरानी से देव को देख रहा था और फिर चिल्लाकर बोला, अंडस्को, क्योंकि मेरा ड्राइवर झूठ नहीं बोलता और मेरी बीवी बहुत झूठ बोलती है। देव ने पूछा, अंडस्को, क्या झूठ बोला तुम्हारी बीवी ने? मैं भी तो सुनूं। इस पर अंगद चुप हो गया क्योंकि अनिका ने कभी भी अंगद से झूठ नहीं बोला था। आज भी उसने झूठ नहीं बोला, लेकिन अंगद को अनिका की बातों पर विश्वास होता ही नहीं था। देव ने अनिका से कहा, अंडस्को, तुम यही खड़ी रहो। देव ने फिर अंगद के कंधे पर हाथ रखा, फिर उसे खींचकर उस गाड़ी तक लेकर आया। देव ने गाड़ी का गेट ओपन किया और उसमें से एक कॉन्डोम निकालकर अंगद को देते हुए कहा, अंडस्को, ये तुम्हारा है। अंगद ने उस पैकेट को देखा क्योंकि वह अंगद का नहीं था, और जहां तक अंगद धनंजय और यज्ञ को जानता था, वह पैकेट धनंजय और यज्ञ का भी नहीं हो सकता था। तो वह पैकेट उसकी गाड़ी में कहां से आया? अंगद हैरानी से देव को देख रहा था। देव ने कहा, अंडस्को, शर्माओ मत, तुम्हारा है तो बता दो। मैं समझ जाऊंगा कि तुमने अनिका को घर में गुलाम बना रखा है और बाहर अय्याशी करते हो। वैसे भी अनिका देखने में इतनी बुरी भी नहीं है कि तुम उसे प्यार ना कर पाओ। इनफैक्ट अनिका तो कितनी खूबसूरत है, बस तुमने ही उसे कभी नजर भर के नहीं देखा। अंगद ने एक नजर अनिका को देखा जो अभी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। अनिका को तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि देव आखिर करना क्या चाहता है। अंगद ने उस पैकेट को देखकर कहा, अंडस्को, लिसन देव, मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर मैं अनिका से प्यार नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी और से फिजिकल हो जाऊंगा, और वैसे भी मुझे अय्याशी करनी होगी तो मैं अनिका के सामने भी कर सकता हूँ। अनिका की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मुझे रोक दे।
इस पर देव ने कहा, अंडरस्को, हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो। बेचारी अनिका की कहाँ इतनी हिम्मत कि वह तुमसे कोई सवाल पूछ ले या तुम्हें रोक ले। वह तो तुम्हारी एक गुलाम है और गुलाम को बोलने का हक कहाँ होता है। आगत ने फिर कहा, अंडरस्को, जो बोलना है साफ साफ बोलो वरना मुझे और भी काम है। देव ने कहा, अंडरस्को, ये तुम्हारा नहीं है तो ये किसका है। आगत ने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने अपनी नजरें झुका ली। आगत ड्राइवर के पास गया, उसका कॉलर पकड़कर बोला, अंडरस्को, यह मेरे गाड़ी में कैसे आया। ड्राइवर अब भी कुछ नहीं बोला। देव ने हाथ बांधकर कहा, अंडरस्को, ड्राइवर जो बोलना है बोल दो वरना आज तुम्हें पीटने से कोई नहीं बचा सकता। अगर अंगद ने तुम्हें छोड़ दिया फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो अपनी सारी करतूत बता दो। ड्राइवर भी डेड किस्म का था। उसने फिर कहा, अंडरस्को, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ और यह मेरा नहीं है। देव समझ गया कि बिना मैजिक के ये सच नहीं बोलेगा। आगद अपना हाथ पीछे लेकर गया, उसने चुटकी बजाए और ड्राइवर तोते की तरह बोलने लगा, अंडरस्को, वह मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए गाड़ी लेकर वहां से चला गया। फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक रेस्टोरेंट में गया, हमने वहां लंच किया, फिर मैं उसके साथ गाड़ी में ही इंटीमेट हो गया। जब वापस आया तो बहुत देर तक मैम का वेट किया, फिर मुझे वॉचमैन ने बताया कि मैम तो इंतजार करके चली गई। खुद को बचाने के लिए मैंने अपनी गलती मैम के ऊपर थोप दी। मुझे पता था कि आप मैम पर विश्वास नहीं करते, इसलिए जल्दी मेरी बातों पर यकीन कर लेंगे। ये बात बोलकर ड्राइवर ने दोनों हाथ से अपना मुंह पकड़ लिया, क्योंकि ड्राइवर ये सब बोलना नहीं चाहता था, लेकिन देव की माया की वजह से उसने तोते की तरह सब कुछ बोल दिया। देव ने अगद को देखकर कहा, अंडरस्को, अब क्या ख्याल है आपका। अगद गुस्से में बोला, अंडरस्को, मुझे नहीं पता था कि ड्राइवर झूठ बोल रहा है। इस पर देव ने कहा, अंडरस्को, हाँ तुम्हें तो ये पता था कि अनिका झूठ बोल रही है, आखिर झूठी ही तो है अनिका। अगद ने फिर ड्राइवर को देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्को, चले जाओ यहाँ से वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। ड्राइवर अगद के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, अंडरस्को, सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आगद ने ड्राइवर को पकड़ा और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया और फिर चीख कर बोला, अंडरस्को, जाओ यहाँ से, यू आर फायर्ड, और आज के बाद मुझे दीवान महल के आसपास भी नजर मत आना, वरना सच कहता हूँ तुम्हें गोली मारने में 2 मिनट नहीं लगाऊंगा। आगद की बात सुनकर ड्राइवर डर गया और वहां से 100 की स्पीड से भाग गया। आगद ने एक नजर अनिका को देखा, फिर घर के अंदर जाने लगा तो देव ने उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्को, अभी किसी ने कहा था कि गलती की है तो माफी मांग लेनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। देव ने फिर अनिका को देखकर कहा, अंडरस्को, अनिका, हर बात पर किसी से माफी मत मांगा करो, हर किसी को तुम्हारी माफी की कदर नहीं है। वैसे तुमने अगद से उस गलती की माफी क्यों मांगी जो तुमने की ही नहीं। अनिका धीरे से बोली, अंडरस्को, ताकि अगद न सुन पाए, मैं जानती हूँ मिस्टर दीवान मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इस बात को यही खत्म करने के लिए माफी मांग ली। अनिका ने यह बात बहुत धीरे से बोली थी, लेकिन अगद ने सुन ली। अगद फिर से अंदर जाने लगा तो देव ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, अनिका, एक तुम हो जो झगड़ा खत्म करने के लिए बिना बात भी माफी मांगने के लिए तैयार हो, और एक श्रीमान अगद दीवान है जो बात पर भी माफी मांगना जरूरी नहीं समझते, अपनी की हुई बात पर खुद ही नहीं टिकते। अगद पलट गया और देव को देखकर बोला, अंडरस्को, मैं अनिका से माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इस पर देव ने भी अकड़ कर कहा, अंडरस्को, तुम्हें झुकना पड़ गया तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तुमने एक बार भी अनिका की बात पर यकीन करना ठीक नहीं समझा। पता है अगर तुम्हारी गलती नहीं है, अब तो उस ड्राइवर को भी पता था कि तुम अनिका की बातों पर यकीन नहीं करोगे, इसीलिए उसने भी तुम्हारा फायदा उठा लिया। अगद गुस्से में फिर से पलट कर जाने लगा तो देव ने फिर से उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्को, लगता है श्रीमान अगद दीवान की बातों का कोई मूल्य नहीं है, इसीलिए इस बात से भाग रहे हैं, उन्हें शर्म आ रही है अपनी ही बीवी से माफी मांगने में। इस पर अनिका थोड़ा आगे आए और उसने देव के सामने हाथ जोड़कर नाम आंखों से देखा, जैसे वह कहना चाहती है, देव उन्हें जाने दीजिए। अनिका को हर वक्त इस बात का डर सताता रहता था कि अगद के गुस्से का शिकार वही होगी। देव ने अनिका को देखकर कहा, अंडरस्को, तुम अपने लिए लड़ती नहीं हो, इसलिए तुम्हारा कोई भी फायदा उठा लेता है। वह ड्राइवर, उसने भी तुम्हारा फायदा उठा लिया, और ये तुम्हारा पति, ये तो नाम का पति है, नाम का भी नहीं है, ये तो पति के नाम पर ही धब्बा है। इसे तुमसे माफी मांगने में शर्म आ रही है।
लेकिन तुम्हारे ऊपर चिल्लाने में इसे अपनी मर्दानगी नजर आती है। अगत गुस्से में पलटा और उसने अनिका को देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्कोर सॉरी। फिर एक सेकंड भी वहां नहीं रुका और अंदर चला गया। देव ने अनिका को देखकर कहा, अंडरस्कोर ये तारीफ भी ऐसे करता है और सॉरी भी ऐसे ही मांगता है एहसान दिखाकर। कोई बात नहीं, इसकी सारी अकड़ देव ने ढीली ना कर दी तो मेरा नाम भी देव, महादेव का दास, देवदास नहीं। अनिका तो आज बहुत हैरान थी क्योंकि जब से उसने अंगद से शादी की थी तब से लेकर आज तक अंगद के मुंह से उसने हमेशा अपने लिए कड़वे शब्द ही सुने थे। आज सॉरी तो अंगद ने पहली बार कहा था, बेशक उसे देव ने मजबूर किया था। अनिका भी अंदर चली गई। अनिका को याद आया कि अंगद ने कहा था कि उसने खाना नहीं खाया। अनिका बहुत थकी हुई थी लेकिन फिर भी उसने अंगद के लिए किचन में जाकर खाना बनाया और फिर प्लेट लेकर कमरे में गई। अंगद गुस्से में बालकनी में खड़ा था। अनिका ने खाने की प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा, अंडरस्कोर मैंने खाना बना दिया, आप खा लीजिए। अंगद ने गुस्से में पलटकर अनिका को देखा। अनिका तो अपना सलाइवा घटक रही थी। अनिका जानती थी अंगद का गुस्सा उस पर ही उतरेगा, लेकिन अंगद ने गुस्सा नहीं किया, चुपचाप सोफे पर आया और खाना खाने लगा। अनिका अंगद के पास ही खड़ी रही। अंगद की नजर जैसे ही अनिका के पैरों पर गई, कुछ सेकंड के लिए उसे बुरा लगा क्योंकि अनिका के पैरों से हल्का हल्का खून आ रहा था और उसके पैरों में छाले भी पड़ गए थे। लेकिन अगले ही पल अंगद ने अपने दिल के दर्द को इग्नोर किया और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद अनिका प्लेट लेकर किचन में चली गई। अनिका ने फिर 1 घंटे बाद कमरे में आकर देखा तो अंगद सोया नहीं था। अनिका वापस से किचन में चली गई। अनिका बहुत थक गई थी इसलिए वह किचन में ही टेक लगाकर बैठ गई और वहीं सो गई। अंगद को वहां नींद नहीं आ रही थी जो कुछ भी गार्डन में हुआ। अंगद को बार बार वही सब याद आ रहा था। अंगद को बार बार अनिका का मुरझाया हुआ चेहरा याद आ रहा था। अनिका का बिना बात माफी मांगना याद आ रहा था। अंगद अपने कमरे में आया तो रात के 2 बजे रहे थे। अंगद समझ गया कि अनिका आज भी किचन में ही सो गई। अंगद न चाहते हुए भी किचन की तरफ बढ़ गया। अंगद ने देखा अनिका बैठी बैठी ही सो गई। वैसे तो अनिका न जाने कितनी बार ऐसे सोई थी लेकिन आज अंगद को अनिका को देखकर बुरा लग रहा था। अंगद धीरे धीरे अनिका के पास आया। अंगद ने देखा अनिका के गाल पर आंसू सूख चुके हैं, उसका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है। अंगद ने आज तक अनिका को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था और न ही कभी इतने करीब से देखा था। अंगद की नजर फिर अनिका के पैरों पर गई, जहां खून अब सूख चुका था। अनिका के पैर बहुत गंदे हो रहे थे क्योंकि रास्ते में उसकी स्लीपर टूट गई थी और उसे नंगे पैर ही आना पड़ा। आज पहली बार अंगद को अनिका को देखकर दुख महसूस हो रहा था। अंगद ने अनिका को अपनी गोद में उठा लिया ताकि उसे बेडरूम में ले आए। अंगद जैसे ही पलटा सामने देव हाथ बंधे खड़ा था। देव को देखकर अंगद ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वह नहीं चाहता था कि देव उसे देखे और जिससे वह बचना चाहता था उसने ही उसे देख लिया। अंगद ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्कोर ये यहाँ सो गई थी इसलिए मैं इसे कमरे में लेकर जा रहा हूँ। इस पर देव ने कहा, अंडरस्कोर मैं थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ, ले जा, तेरी ही बीवी है, आखिर अपनी बीवी को लेकर नहीं जाएगा तो किसकी बीवी को लेकर जाएगा। देव के चेहरे की मुस्कुराहट अंगद को अंदर ही अंदर गुस्सा होने पर मजबूर कर रही थी। अंगद ने फिर कहा, अंडरस्कोर किसी को बताना मत और अनिका को तो बिल्कुल मत बताना। देव ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्कोर ठीक है, नहीं बताऊंगा। देव ने अंगद से कमिटमेंट तो कर दी थी लेकिन अंगद को देव की बातों पर यकीन नहीं था। अंगद ने फिर से दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्कोर मैं कह रहा हूं ना किसी को बताना मत, अनिका को तो बिल्कुल मत बताना कि मैंने इसे गोद में उठाया था। देव ने फिर कहा, अंडरस्कोर ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन देव की मुस्कुराहट कुछ और ही कह रही थी। इस बार अंगद ने पहली बार देव से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अंडरस्कोर प्लीज देव मत बताना अनिका को कि मैंने उसे गोद में उठाया था और कमरे में ले जा रहा था। हमारी फाइट अलग है लेकिन प्लीज उसे यह बात मत बताना, मैं तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करके कहता हूँ। देव ने फिर से एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्कोर अच्छा बाबा पक्का, प्रॉमिस नहीं बताऊंगा। अंगद ने फिर से रिक्वेस्ट भरी आंखों से देव को देखा और देव ने कहा, अंडरस्कोर मैं महादेव की कसम खाकर कहता हूँ मैं अनिका को ये बात नहीं बताऊंगा कि तुम मुझे गोद में उठाकर कमरे में लेकर आए। अंगद सीढ़ियों से होता हुआ अनिका को कमरे में ले जाने लगा। अंगद ने कुछ ही सीढ़ियां क्रॉस की थी कि पलटकर देव को देखकर कहा, अंडरस्कोर देव प्लीज अनिका को मत बताना, मैंने उसे गोद में उठाया था।
देव ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। अंडरस्को, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कदाचित नहीं बताऊंगा भ्राताश्री। आप ध्यानपूर्वक भाभी श्री को लेकर कक्ष में चले जाए, निश्चिंत होकर जाए। देव की इतनी शुद्ध हिंदी सुनकर अंगद पलट गया और फिर खुद में ही बड़बड़ाया, यह इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेता है, मेरे तो हलक में ही शब्द अटकर रह जाते हैं। अंगद अनिका को लेकर बेडरूम में आ गया। अनिका इतनी थकी हुई थी कि उसने महसूस ही नहीं किया कि उसे अंगद ने गोद में उठाया हुआ है। अंगद ने आज पहली बार अनिका को बेड अपने पर लेटाया। आज से पहले अंगद ने कभी भी अनिका को अपने बेड पर बैठने तक की परमिशन नहीं दी थी। अंगद अनिका को बेड पर लेटा कर एक गीला टॉवल लेकर आया और फिर अनिका के पैरों को साफ करने लगा। अनिका के पैर सच में बहुत गंदे हो गए थे और उसके पैर पर बहुत सारे चोट के निशान भी थे। अंगद ने अनिका के पैरों को बहुत धीरे धीरे और प्यार से साफ किया और फिर उस पर दवाई लगा दी। अंगद ने नोटिस किया कि अनिका के पैरों में पायल नहीं है। अंगद अनिका से चाहे कितनी भी नफरत करता था, लेकिन अनिका के कमरे में आने से पहले ही उसकी पायल की आवाज अंगद के कानों में पड़ जाती थी, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता था कि अनिका कमरे में आ रही है। लेकिन आज उसने अनिका के पैरों में पायल नहीं देखी। अंगद ने अनिका के पैरों पर दवाई लगाकर उसे अच्छे से कवर कर दिया और ना चाहते हुए भी अनिका के चेहरे पर आए हुए बालों को हटा दिया और फिर हल्का सा झुककर अनिका के माथे को चूम लिया। अंगद ये सब क्यों कर रहा था अंगद भी नहीं जानता था। अंगद फिर बालकनी में चला गया। अंगद ने थोड़ी देर बाद अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। अंगद ने फोन पर कहा, अंडस्को, अनिका आज किसी मॉल में गई थी, अभी के अभी पता करके बताओ उसने क्या खरीदा, किसके लिए खरीदा और उसके पास पैसे कहाँ से आए। अंगद बालकनी में ही चक्कर लगाने लगा। अंगद ने पिछले 1 घंटे में कई बार अपना फोन चेक कर लिया था, लेकिन उसका फोन रिंग नहीं हुआ। फाइनली 1 घंटे बाद उसका फोन रिंग हुआ। अंगद ने फोन उठाकर रिसीव किया और बोला, अंडस्को, हाँ बोलो। इस पर सामने से आवाज आए, अंडस्को, सर मैम कोई शर्ट खरीदने गई थी और उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने किसी ज्वेलरी शॉप पर अपनी पायल बेच दी और उन पैसों से एक शर्ट खरीद ली। अंगद वापस से कमरे में आया। अंगद अपनी क्लोजेट की ओर चला गया। अंगद ने वहां की लाइट ऑन की और उस एरिया को देखकर कहा, अंडस्को, अनिका के कपड़े कहाँ रखे होंगे। अंगद ने वहां एक एक कबर्ड को चेक किया, लेकिन हर जगह अंगद के ही कपड़े थे। एक से एक ब्रांड के, एक से एक महंगे कपड़े थे। कुछ कपड़े तो ऐसे थे जिन्हें अंगद ने कभी पहना ही नहीं था और कुछ कपड़े तो ऐसे थे जिन्हें अंगद एक बार पहनने के बाद पहनना ही नहीं चाहता था। अंगद ने क्लोजेट के सारे कपड़े चेक कर लिए और फिर आखिर में उसने कोने का कबर्ड चेक किया और उसने उस कबर्ड को खोला। उसमें अनिका के 5-6 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, जिन्हें वह डेली पहनती थी। अंगद ने कपड़े निकाले तो उसमें एक बैग था। अंगद ने बैग टटोला तो उसमें 2 शर्ट निकली। एक वह शर्ट जो कि प्रेस से जल गई थी और एक वह शर्ट जिसे अनिका ने मॉल में से खरीदा। अंगद ने शर्ट का टैग देखा तो वह 7,000 की थी। अंगद समझ आ गया कि अनिका ने डांट से बचने के लिए इस शर्ट को खरीदा है। अंगद ने वापस शर्ट रख दी और कमरे में आ गया। अंगद ने एक नजर अनिका को देखा, फिर सोफे पर जाकर सो गया। अंगद को पहले ही नींद नहीं आ रही थी और अब सोफे पर तो बिल्कुल ही नहीं आई, क्योंकि अंगद को सोफे पर सोने की आदत नहीं थी और बेड पर वह सोना नहीं चाहता था। ना जाने रात के किस पहर अंगद की नींद उसे अपने साथ ले गई। अगली सुबह अनिका की आंख खुली तो उसने खुद को अंगद के बेड पर देखा। अनिका झटके से खड़ी हो गई और बेड से उतर गई, फिर उसने जल्दी से बेड की चादर चेंज कर दी। अनिका ये सब कर रही थी और अंगद उसे सोफे पर बैठा हुआ देख रहा था। अनिका इतना घबरा रही थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अंगद कब से उसे निहार रहा है। अनिका ने जल्दी से बेडशीट चेंज करके जैसे ही पलटी, उसकी नजर अंगद पर गई। अंगद को देखते ही अनिका के चेहरे पर डर आ गया। अनिका डर के मारे लड़खड़ाती जुबान में बोली, अंडस्को, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। मैं सच कह रही हूँ, मैं जानबूझकर नहीं आई। मुझे नहीं पता मैं आपके बेड पर कैसे आई। अनिका अपनी ही सफाई दिए जा रही थी और अंगद अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर कमरे से जाते हुए बोला, अंडस्को, मैं जिम में जा रहा हूँ, नाश्ता बना दो। अनिका तो हैरानी से अंगद को जाते हुए देख रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि आज उसे अंगद ने कुछ नहीं कहा, वरना तो वह छोटी छोटी बातों पर उसे बहुत सुनाता था और आज जबकि वह उसके बेड पर सो गई थी उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। अनिका खड़ी हुई सोच रही थी आखिर वह इस कमरे में आई कैसे। उसे अच्छे से याद था कि वह रात को किचन में ही सो गई थी। थोड़ी देर कुछ सोचकर अनिका वॉशरूम में चली गई।
वहीं दूसरी तरफ धनंजय ने सुबह सुबह ही लैपटॉप खोल लिया और लड़कियों को पटाने के तरीके देखने लगा। धनंजय ने न जाने कितने ही पेज रीड कर दिए, लेकिन उसे ढंग का एक भी तरीका नहीं मिला। धनंजय को अब उस लैपटॉप पर गुस्सा आने लगा। धनंजय ने उस लैपटॉप को बंद किया तो सामने देव हाथ बांधे खड़ा था। धनंजय ने देव को देखा तो उसकी बोए तन गई और उसने गुस्से में कहा, अंडरस्को, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। देव धनंजय के बेड पर पसरता हुआ बोला, अंडरस्को, क्या हुआ? एक भी तरीका नहीं मिला? मुझसे पूछ लो, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। धनंजय गुस्से में बोला, अंडरस्को, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। देव ने कहा, अंडरस्को, अब तो मैं तुम्हारे बेड पर लेट गया, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। इस पर धनंजय ने कहा, अंडरस्को, उठाकर बाहर फेंक दूंगा, इसलिए चुपचाप जाओ मेरे कमरे से। देव ने करवट लेकर कहा, अंडरस्को, तो उठाकर बाहर फेंक दो, लेकिन मैं तो नहीं जाने वाला। धनंजय को गुस्सा आ गया। उसने देव का हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन देव तो धनंजय से हिला भी नहीं। धनंजय काफी देर तक देव को खींचता रहा, लेकिन देव तो अपनी जगह आराम से लेटा हुआ था। देव ने कहा, अंडरस्को, कुछ खाया पिया करो, लगता है जान नहीं है तुम्हारे अंदर। धनंजय काफी हैरान था कि आखिर देव उस पर भारी कैसे पड़ जाता है। देव ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, तुम मुझे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं चला जाऊंगा। धनंजय गुस्से में दांत पिसता हुआ वॉशरूम में चला गया। देव भी बेड से उतरकर वॉशरूम के गेट के पास आकर बोला, अंडरस्को, हेल्प मांगने से छोटे नहीं हो जाओगे, मेरी मदद के बिना तुम धरा को पटा ही नहीं सकते। धनंजय, जो कि वॉशरूम में अभी अभी गया था, देव की बात सुनकर रुक गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। देव ने फिर कहा, अंडरस्को, सोच लो। धनंजय, 10 दिन देता हूं तुम्हें, 11वें दिन मैं धरा पर ट्राई मारना शुरू कर दूंगा। देव की यह बात सुनकर धनंजय ने गुस्से में वॉशरूम का गेट खोलकर कहा, अंडरस्को, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देव ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, क्या हुआ? 10 दिन कम लग रहे हैं, चलो 1 महीना ट्राई कर लो। 1 महीना भी कम लग रहा है, चलो 2 महीने ट्राई कर लो। पर मुझे लगता नहीं है धरा 2 महीने में तुमसे पटेगी। इनफैक्ट धरा तुमसे पटेगी ही नहीं, वह तो मुझ जैसे लड़के को डिजर्व करती है। मैं भी तुम्हारे डिवोर्स का इंतजार कर रहा हूँ, फिर धरा पर लाइन मारूंगा। देव धनंजय को देख रहा था और धनंजय देव को। धनंजय बहुत हैरान होकर देव को देख रहा था कि देव मुंह पर ही कैसी कैसी बातें कर देता है। वह किसी बात को फिल्टर करके बोलना पसंद ही नहीं करता, बल्कि जो मुंह में आता है वही बोल देता है। देव ने जब देखा कि धनंजय कुछ बोल नहीं रहा तो देव ने फिर कहा, अंडरस्को, तुम्हारे बस की नहीं है धरा को पटाना। इतना कहकर देव वहां से जाने लगा, लेकिन धनंजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। देव अपना हाथ छुड़वा रहा था, लेकिन धनंजय ने देव का एक हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, फिर भी वह देव को खींच नहीं पा रहा था, जबकि देव बड़े आराम से धनंजय को खींचता हुआ गेट तक ले आया। दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे और तभी कमरे में राजेश्वर जी आ गए। राजेश्वर जी ने दोनों को बच्चों की तरह लड़ते हुए देखा तो हैरान हो गए। कुछ सेकंड के लिए तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। देव ने राजेश्वर जी को देखकर धनंजय का हाथ झटक कर राजेश्वर जी के पीछे आकर बोला, अंडरस्को, मामा जी, अपने बेटे का इलाज करवाओ, यह पागल हो गया है। धनंजय तो अभी हैरानी से देव को देख रहा था। राजेश्वर जी ने पूछा, अंडरस्को, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? इस पर देव ने कहा, अंडरस्को, धनंजय तुम बताओगे या मैं बताऊं? धनंजय अब भी बहुत हैरानी से देव को देख रहा था। धनंजय के पास शब्द ही नहीं थे कि वह अपने पापा को क्या कहे। धनंजय को चुप देखकर राजेश्वर जी ने देव से पूछा, अंडरस्को, आखिर हुआ क्या है? तुम दोनों ऐसे बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? इस पर देव ने बोला, अंडरस्को, मामा जी मुझे कह रहा है कि मेरी कमर में साबुन लगा दे। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि आपका धनंजय इस टाइप का। तभी यह धरा से दूर दूर रहता है और इसमें धारा को अपने कमरे में जगह नहीं दी। देव के मुंह से ये सब सुनकर धनंजय और राजेश्वर जी दोनों ही आंखें फाड़कर देव को देखने लगे और देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। देव ने फिर हंसते हुए कहा, अंडरस्को, अरे मामा जी, मजाक कर रहा हूँ, धरा इसे घास नहीं डालेगी। राजेश्वर जी ने फिर धनंजय से पूछा, अंडरस्को, आखिर हुआ क्या है? तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे बच्चों की तरह एक दूसरे को क्यों खींच रहे थे? धनंजय गुस्से में बोला, अंडरस्को, पापा, मैं इस लड़के को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे घर से बाहर भेजिए, और अगर नहीं भेज सकते तो फार्म हाउस पर भेज दीजिए, लेकिन ये लड़का इस घर में नहीं रहेगा। अगर यह इस घर में रहेगा तो मैं पागल हो जाऊंगा।
तो हो जाओ पागल, किसने मना किया है? वैसे भी तुम पागल ही हो, ये बात मैं और मामा जी दोनों जानते हैं कि तुम पागल हो, देव ने हंसकर कहा। धनंजय दांत पिसता हुआ कुछ बोलता उससे पहले ही राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, बातें मत घुमाओ, ये बताओ तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे? देव ने धनंजय की तरफ देखकर आंख मार कर कहा, अंडस्को, धनंजय धरा को डाइवोर्स देना चाहता है। राजेश्वर जी बेबस आवाज में बोले, अंडस्को, मैं जानता हूँ धनंजय धरा को डाइवोर्स देना चाहता है, और अब तो ये डाइवोर्स मैं भी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता वह फूल सी बच्ची इस जानवर के साथ रहे। लेकिन तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे? देव ने हंसकर कहा, अंडस्को, वाह मामा जी, आप भी पहुंचे हुए खिलाड़ी हो। मैंने इतनी बातें घुमाई लेकिन आप वहीं के वहीं अटके हो कि हम दोनों लड़ क्यों रहे थे। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम दोनों लड़ क्यों रहे थे। आपके धनंजय को कोई लड़की पसंद है, मैं ये बात जानता हूँ और मैं ये बात आपको बताने आ रहा था, लेकिन धनंजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया। राजेश्वर जी को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि धनंजय ने कभी धरा को नजर भर के देखा भी नहीं था, बल्कि किसी और ही लड़की के चक्कर में था। राजेश्वर जी गहरी सांस लेकर बोले, अंडस्को, तो ये जिसे पसंद करता है उससे शादी कर ले। मैं इसे मना नहीं कर रहा, लेकिन उससे पहले धरा को डाइवोर्स दे दे ताकि वह बच्ची इसकी कैद से आजाद हो जाए। राजेश्वर जी अपनी बात बोलकर चले गए। धनंजय ने गुस्से में देव पर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हारे जितना झूठा इंसान मैंने नहीं देखा। देव ने हंसकर कहा, अंडस्को, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे से मिले हो। इस पर धनंजय ने गुस्से में कहा, अंडस्को, आखिर तुम चाहते क्या हो? एक साइड तुम कहते हो मैं धरा को पटा लूं और दूसरी साइड मेरे ही रास्ते में पत्थर अड़ात हो। इस पर देव ने कहा, अंडस्को, वाह जी वाह, तुम बेट जीतना नहीं चाहते और मैं बेट जीतने का ट्राई भी ना करूं। मैं जानता हूं तुम्हारे बस की ही नहीं है धरा को पटाना, इसलिए मैं चाहता हूं तुम्हारा जल्द से जल्द डाइवोर्स हो जाए ताकि मैं धरा के साथ अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर लूं। देव ने फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, धरा का देव और फिर हंसते हुए बोला, अंडस्को, हाय, सुनकर भी कितना अच्छा लग रहा है। तुम जल्दी से धरा को डाइवोर्स दो ताकि मैं अपना फ्यूचर उसके साथ प्लान कर लूं। धनंजय को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोला, अंडस्को, मैं धरा को डाइवोर्स दूंगा ही नहीं, इनफैक्ट मैं धरा को पटा कर दिखाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं धरा को पटा नहीं सकता? अरे मैं चाहूँ तो धरा को 10 दिन में अपने साथ डेट पर ले जाऊं, वह भी उसकी खुशी से। धनंजय यह बात बहुत गुस्से में बोल रहा था और देव को पॉइंट कर रहा था। देव ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, 10 दिन में मुश्किल है, मुझे नहीं लगता धरा जैसी लड़की तुम्हारे बहकावे में आएगी। देखा नहीं कितनी स्ट्रांग है, इतने बड़े महल में रहकर भी उस लड़की ने इतनी सी चीज की डिमांड नहीं की। जैसे तुमने रखा वैसे वह रह ली, और मैंने तो सुना है जब से तुम्हारी और उसकी शादी हुई है तब से वह इस घर से बाहर भी नहीं गई। ना ना, मुझे नहीं लगता धरा मानेगी, तुम लड़ने से पहले ही हार गए। धनंजय ने बहुत एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस्को, धनंजय दीवान किसी से हारता नहीं है। मैं तुम्हें 10 दिन में धरा को अपने साथ डेट पर ले जाते हुए दिखा दूंगा और फिर तुम अपना यह खूबसूरत सा चेहरा लेकर यहाँ से चले जाना। देव ने भी हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस्को, लगी शर्त? धनंजय ने हाथ बढ़ाकर शर्त लगा ली और दोनों ही आंखों आंखों में एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। फिर दोनों एक साथ पलटे। देव कमरे के बाहर चला गया और धनंजय वॉशरूम में। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। अनिका को अभी डर लग रहा था कि अंगद ने उसे सुबह कुछ नहीं कहा तो अब तो जरूर उसे डांट देगा या उसके खाने में कमी निकाल देगा। लेकिन अंगद तो चुपचाप बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था। अंगद को इतना शांत देखकर अनिका की दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ रही थी। एक तो उसे पहले यह नहीं पता था कि वह अंगद के बेड पर कैसे गई। ऊपर से अंगद का इतना शांत बिहेव देखकर अनिका को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। अंगद ने नाश्ता करते हुए एक बार अनिका को देखा। अनिका सहमी नजरों से अंगद को ही देख रही थी। अंगद ने फिर नजर घुमाकर देव को देखा, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। अब अंगद को अंदर ही अंदर डर लगने लगा कि कहीं देव अपनी बात से पलट ना जाए और अनिका को कल रात की बात ना बता दे। अंगद जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ ताकि वह यहाँ से जल्द निकल जाए। लेकिन तभी देव ने कहा, अंडस्को, अंगद बैठो ना, देखो ना अनिका ने आज मीठे में कस्टर्ड बनाया है, तुम भी टेस्ट करो। देव ने एक बाउल में कस्टर्ड डालकर अंगद के सामने रख दिया। अंगद ना चाहते हुए भी वापस बैठ गया।
अंगद के अंदर यह बदलाव क्यों आ रहा था अंगद भी नहीं जानता था। ऐसे तो न जाने कितनी बार उसने अनिका के खाने को ठुकरा कर चला गया था। शायद अंगद अब नहीं चाहता था कि अनिका हट हो, इसलिए वह अनिका का बनाया हुआ कस्टर्ड खाने के लिए बैठ गया, इस बात से बेखबर कि देव के दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है। अंगद कस्टर्ड खा रहा था और देव ने अनिका को देखकर कहा, अंडस्को अनिका तुम्हारे पैर कैसे हैं? अब तो दर्द नहीं है। ये सुनते ही अंगद को खांसी आ गई और वह डाइनिंग टेबल पर खांसने लगा। अनिका ने जल्दी से पानी का गिलास उठाकर अंगद को दिया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। जहां अंगद को खांसी आ रही थी वहीं देव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अंगद ने ना में गर्दन हिला दी और देव ने बड़े प्यार से अंगद को देखकर कहा, अंडस्को मैं अपने वादों से पलटता नहीं हूँ। देव ने फिर कहा, अंडस्को अनिका तुमने बताया नहीं तुम्हारे पैर कैसे हैं? अनिका ने हाँ में गर्दन हिला दी जैसे कह रही हो ठीक है। अब तो अंगद समझ गया कि देव अनिका को बताए बिना नहीं मानेगा, इसलिए वह जल्दी से डाइनिंग टेबल से खड़ा हुआ और बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन देव ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर अनिका को देखकर कहा, अंडस्को अनिका तुम्हें पता है तुम्हारे पैर कैसे ठीक हुए? कल अंगद ने तुम्हारे पैरों को साफ करके दवाई लगाई थी जिस वजह से तुम्हारे पैर ठीक हो गए। ये सुनते ही अंगद ने कसकर आंखें बंद कर ली। अब तो वह पलटकर फैमिली के किसी भी मेंबर को देखना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ देव के मुंह से ये सब सुनकर पूरी दीवान फैमिली हैरान हो गई। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि अंगद ने अनिका के पैरों को साफ करके दवाई लगाई। राजेश्वर जी तो बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्होंने देव को देखा और देव ने पलकें झपका दी और राजेश्वर जी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई, जबकि अनिका उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ना वह इस बात पर यकीन कर रही थी और ना ही इस बात का उसके दिल पर कोई असर हो रहा था। अंगद ने अपना हाथ झटका और बिना पलटे वहां से चला गया। देव भी अंगद के पीछे पीछे गार्डन में आ गया। अंगद ने जैसे ही अपनी गाड़ी का गेट खोला, देव ने चिल्लाकर कहा, अंडस्को अरे तुम तो नाराज हो गए। अंगद पलटा और उसने देव को देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को तुमने तो कल रात कसम खाई थी ना कि तुम अनिका को कुछ नहीं बताओगे। इस पर देव ने कहा, अंडस्को हाँ तो याद करो मैंने क्या कसम खाई थी। मैंने कहा था कि अनिका को बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि उसने तुम्हें गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर गया। मैंने यह बात नहीं बताई। अंगद को बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, अंडस्को मेरे साथ शब्दों से मत खेला करो। तुम बहुत झूठे हो, बहुत ज्यादा झूठे हो। कितने ज्यादा चालाक हो तुम पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। देव ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को अरे बड़े भाई इतना गुस्सा मत करो। वैसे भी इस बात का खुलासा होने के बाद भी अनिका के चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कान नहीं आई, तो इस बात का होना ना होना अनिका के लिए बराबर है। तुम अनिका के लिए कुछ भी कर लो लेकिन अब उसे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। अंगद ने गुस्से में कहा, अंडस्को मुझे अनिका के लिए कुछ करना भी नहीं है और मेरे दिमाग में यह फिजूल की बातें मत डालो और कोशिश करो कि मुझसे तो दूर ही रहो। जब से तुम आए हो तब से दिमाग खराब हो गया है। अंगद को इतने गुस्से में देखकर देव ने कहा, अंडस्को ओ तुम तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन के लिए तुम्हें बख्श देता हूँ। जाता हूँ तुम्हारे भाई के पास, आखिर उनकी भी तो बैंड बजानी है। कुछ दिन उन दोनों के साथ टाइम पास करता हूँ। अंगद को इतने गुस्से में देखकर देव ने कहा, अंडस्को ओ तुम तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन के लिए तुम्हें बख्श देता हूँ। जाता हूँ तुम्हारे भाई के पास, आखिर उनकी भी तो बैंड बजानी है। कुछ दिन उन दोनों के साथ टाइम पास करता हूँ। इतना कहकर देव अंदर चला गया, जबकि अंगद गुस्से में गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। अंगद को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन उसके कानों में देव की कही हुई बातें भी घूम रही थी कि अनिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कान भी नहीं आई। ये सोच सोचकर अंगद को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। अंगद को अब फर्क पड़ रहा था कि उसने अनिका के लिए इतना किया और अनिका थोड़ी भी खुश नहीं हुई। अगले ही पल अंगद ने खुद पर गुस्सा निकालते हुए कहा, अंडस्को तू क्या कर रहा है अंगद? वह लड़की इस लायक है ही नहीं कि तू उसकी केयर करे। भाड़ में जाए यह अनिका। तू अपने बिजनेस में ध्यान लगा, ये देव तुझे में मैनिपुलेट कर रहा है, तेरा ब्रेन वॉश कर रहा है। अंगद ने खुद को जैसे तैसे समझा तो लिया लेकिन उसके दिमाग में यह बात देव ने अच्छे से बिठा दी कि वह कुछ भी कर ले अनिका उससे खुश नहीं होगी, क्योंकि उसने अनिका को दिल की गहराइयों तक टॉर्चर किया है और उसकी थोड़ी सी अच्छाई अनिका को टॉर्चर से बाहर नहीं ला सकती।
वहीं दूसरी तरफ देव वापस आकर खाना खाने लगा और तभी दीवान महल के में गेट पर किसी ने दस्तक दी। राजेश्वर जी ने आंख उठाकर देखा तो एक लॉयर खड़ा था। लॉयर को देखकर राजेश्वर जी बोले, अंडरस्को, चलो धनंजय, मैंने लॉयर को बुला लिया है, आज ही तुम्हारा और धरा का डाइवोर्स हो जाएगा। मैं अब धरा को और पीसते हुए नहीं देख सकता, तो बेहतर होगा तुम इस जबरदस्ती के रिश्ते से धरा को आजाद कर दो। राजेश्वर जी उठकर सीटिंग एरिया में आ गए और देव ने जेब में हाथ डालकर धनंजय को देखकर कहा, अंडरस्को, हाँ हाँ, जल्दी डाइवोर्स दे दो, फिर मैं भी तुम्हारी बीवी पर चांस मारता हूँ। आखिर जीतने की कोशिश तो मैं भी करूंगा ना। धनंजय ने गुस्से में देव को देखा और फिर एक नजर धरा को। तभी राजेश्वर जी ने धरा को आवाज लगाई और धरा भी डाइनिंग एरिया से निकलकर सिटिंग एरिया में चली गई। देव अब भी पॉकेट में हाथ डाले स्टाइल से खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी और उसकी नजरें धनंजय पर ही टिकी हुई थी। देव ने धनंजय को टोन मारते हुए कहा, अंडरस्को, ज्यादा सोचो मत, डाइवोर्स दे दो, तुम्हारे बस की नहीं है। धनंजय ने देव को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। धनंजय इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था और आज जब वह दिन आ गया तब उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठ रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। देव समझ गया कि लोहा गर्म है। देव ने एक और चोट मारते हुए कहा, अंडरस्को, धनंजय, ज्यादा सोचो मत, तुम्हें नहीं पता लड़कियों में बहुत नखरे होते हैं। वह जल्दी से किसी पर यकीन नहीं करती और एक बार किसी पर यकीन कर लेती है फिर जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ती, इसीलिए दे दो डाइवोर्स और अपनी हार मान लो। देव ने फिर धरा को देखा और बालों में हाथ मारते हुए कहा, अंडरस्को, फिर हम भी धरा के साथ अपने जीवन के बारे में कुछ सोचे। देव जी इस नजर से धरा को देख रहा था। धनंजय को गुस्सा आ गया और वह अपनी टेबल से उठकर सिटिंग एरिया की तरफ चला गया। धनंजय को देखकर राजेश्वर जी ने कहा, अंडरस्को, बैठो। और फिर राजेश्वर जी ने धनंजय को कुछ पेपर पास करते हुए कहा, अंडरस्को, धरा ने साइन कर दिए हैं, अब तुम भी कर दो। धरा आज ही अनाथ आश्रम जाना चाहती है। धनंजय ने पेपर को देखा और फिर धरा की तरफ। धरा हल्की सी नम आंखों से धनंजय को ही देख रही थी। धरा ने अपनी जिंदगी ऐसे इमेजिन तो नहीं की थी कि वह शादी करेगी और कुछ महीनों बाद ही उसका डाइवोर्स हो जाएगा। राजेश्वर जी ने धनंजय को पेन पकड़ाया और धनंजय ने पेन पकड़ लिया और देव हाथ बंधे अब भी धनंजय को ही देख रहा था। फिर उसने धनंजय को इशारों में उसे साइन करने के लिए कहने लगा, लेकिन धनंजय का मन पेपर पर साइन करने का बिल्कुल भी नहीं था। उसने एक नजर फिर से धरा को देखा। धरा भी धनंजय को ही देख रही थी। कहीं ना कहीं वह भी यही चाहती थी कि यह डिवोर्स ना हो और उन दोनों की जिंदगी एक नॉर्मल कपल की तरह चले, और कहीं ना कहीं वह ये भी सोच रही थी कि अब उसे इन सब से आजादी मिल जाएगी। धनंजय को इतना सोचता हुआ देखकर राजेश्वर जी ने कहा, अंडरस्को, धनंजय, साइन करो, अब क्या सोच रहे हो? सुबह शाम तुम मुझे यही कहते थे कि मैंने धरा को तुम्हारे गले बांध दिया। अब मैं तुम्हें इस अनचाहे रिश्ते से आजाद कर रहा हूँ तो तुम साइन नहीं कर रहे। जल्दी से साइन करो, वकील साहब को देर हो रही है। धनंजय ने पेपर साइड में रख दिए और पेन भी, और फिर सोफे पर से खड़ा होकर बोला, अंडरस्को, मैं साइन नहीं करूंगा। धनंजय की यह बात सुनकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जबकि राजेश्वर जी और धरा बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं था कि धनंजय ऐसा कुछ कहेगा। वह दोनों ही जानते थे कि धनंजय इस दिन के लिए कितना एक्साइटेड था और आज जब धनंजय का डाइवोर्स हो रहा था तो धनंजय ने पेपर और पेन साइड में कर दिया। राजेश्वर जी ने फिर कहा, अंडरस्को, धनंजय, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम साइन क्यों नहीं करना चाहते इन पेपर पर? साइन करो और धरा को हमेशा के लिए इस रिश्ते से आजाद कर दो। धरा आज ही अनाथ आश्रम वापस जाना चाहती है और मैं इसे अनाथ आश्रम छोड़कर आऊंगा। धनंजय ने कहा, अंडरस्को, पापा, मैंने कहा ना, मैं ये डिवोर्स नहीं चाहता, मैं इन पेपर पर साइन नहीं करूंगा। अब धरा ने ही हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को, लेकिन मैं डिवोर्स चाहती हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे अनाथ आश्रम जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप साइन कर दीजिए और मुझे इस महल से आजाद कर दीजिए। धरा का ऐसे बोलने से धनंजय को गुस्सा आ गया और उसने भी धरा की तरफ देखकर पॉइंट करते हुए कहा, अंडरस्को, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। धरा भी हल्के गुस्से में बोली, अंडरस्को, क्यों नहीं देंगे? जब से इस घर में आए हूँ तब से आप डाइवोर्स की मांग कर रहे हैं और अब जब फाइनली हमारा डाइवोर्स हो रहा है तो आप मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहते। एक रीजन बताए कि आप मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते। मैं ये डिवोर्स चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती।
मैं आपके हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे डाइवोर्स दे दीजिए। धरा ने सवाल तो पूछ लिए लेकिन धनंजय के पास उसका जवाब नहीं था। देव ने भी चुटकी लेते हुए कहा, हाँ धनंजय, तुम धरा को डाइवोर्स क्यों नहीं देना चाहते? अब तुम्हें डाइवोर्स देने में प्रॉब्लम क्या है? धनंजय को देव की बातों पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि देव सिचुएशन का फायदा उठा रहा था। सब धनंजय को ही देख रहे थे, धनंजय के जवाब का इंतजार कर रहे थे। धनंजय ने सबकी नजरें अपने ऊपर देखी तो हल्के गुस्से में कहा, बस मैंने कह दिया, मैं ये डिवोर्स नहीं दूंगा, मतलब मैं नहीं दूंगा। इतना कहकर धनंजय वहां से जाने लगा, लेकिन जैसे ही धनंजय ने पहला कदम रखा, राजेश्वर जी ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ घुमाया और खींचकर एक थप्पड़ धनंजय के गाल पर जड़ दिया। ये देखकर देव ने तो कसकर आंखें बंद कर दी, जबकि धरा ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। उसे बहुत ज्यादा हैरानी थी कि राजेश्वर जी ने आज तक धनंजय को थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन आज उन्होंने बिना सोचे समझे धनंजय के गाल पर थप्पड़ मार दिया था। राजेश्वर जी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे गोली क्यों नहीं मार देते? ना मैं यहाँ रहूंगा और ना ही तुम्हारी बदतमीजी को झेलता रहूंगा। जब ये लड़की इस घर में आई थी तब तुमने न जाने कितनी बार इसे बेइज्जत किया, कितनी बार तुमने मुझे जाकर बोला कि तुम इस लड़की को डाइवोर्स देना चाहते हो, और अब जब मैं तुम्हारी बातों से एग्री हो गया हूँ तो तुम इस डाइवोर्स से बच रहे हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? धनंजय, जो कि अपने पापा के थप्पड़ मारने से बहुत ज्यादा हैरान था, उसका चेहरा अभी भी एक तरफ झुका हुआ था। उसने आंख उठाकर राजेश्वर जी को देखा और फिर सुलगती हुई आंखों से लॉय अपनी जगह से खड़ा हुआ और राजेश्वर जी को देखकर बोला, मिस्टर दीवान, पेपर मैंने छोड़ दिए हैं, आप साइन करवा कर भिजवा देना। लॉय वहां एक सेकंड भी नहीं रुका और जल्दी से दीवान महल से बाहर चला गया। राजेश्वर जी ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए फिर कहा, कुछ पूछ रहा हूँ धनंजय, क्यों नहीं देना चाहते धरा को डाइवोर्स? अब यह मत कहना कि तुम्हें धरा से प्यार हो गया, क्योंकि यह तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुझ जैसे राक्षस को धरा से कभी प्यार नहीं हो सकता। अब सच सच बताओ, तुम धरा को डाइवोर्स क्यों नहीं देना चाहते? धनंजय को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा गुस्सा। उसने सुलगती हुई आंखों से देव को देखा और देव ने कंधे उचका दिए। देव को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर धनंजय का गुस्सा डबल हो गया। धनंजय कुछ बोलता उससे पहले ही राजेश्वर जी ने चिल्लाकर फिर कहा, धनंजय, क्या कर रहे हो? मुझे बात बता क्यों नहीं देते कि तुम इस लड़की को डाइवोर्स क्यों नहीं देना चाहते? अभी अंदर देव ने बताया था कि तुम किसी और। राजेश्वर जी अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही धनंजय ने कहा, पापा, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक मौका देना चाहता हूँ। ये सुनकर राजेश्वर जी ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और फिर सोफे पर बैठ गए और बेबस आवाज में बोले, क्यों कर रहा है धनंजय ये सब? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बात पर यकीन कर लूंगा? मुझे सच सच बात क्यों नहीं बता देता? इस पर धनंजय ने कहा, यही सच है पापा, मैं धरा के साथ अपनी जिंदगी को एक मौका देना चाहता हूँ। आप मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, अगर धरा मेरे साथ तब भी खुश नहीं रही तो मैं बिना किसी शिकायत के धरा को डाइवोर्स दे दूंगा। धनंजय फिर धरा के पास गया और बोला, धरा प्लीज, मैंने अब तक जितनी भी गलतियां की हैं मैं उनके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे एक बार मौका देकर देखो। मैं सच में तुम्हारे साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहता हूँ। मैंने अब तो जो भी किया उसके लिए मैं सिर्फ तुमसे माफी मांग सकता हूँ। प्लीज धरा, एक बार मौका दे दो। उसके बाद भी अगर तुम दीवान महल से हमेशा के लिए जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, जाने दूंगा। धनंजय ये सारी बातें बहुत मासूमियत से बोल रहा था। धनंजय की बातों में धरा तो आ रही थी, लेकिन राजेश्वर जी जानते थे कि धनंजय इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं है। फिर अचानक से वह धरा के सामने क्यों झुक रहा है? राजेश्वर जी गुस्से में कुछ बोलते उससे पहले ही देव ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया और आंखों में ही कुछ इशारा किया। राजेश्वर जी कुछ बोले नहीं। धनंजय ने फिर कहा, प्लीज पापा, एक मौका दे दीजिए। राजेश्वर जी फिर से खड़े हो गए और धनंजय को देखकर बोले, ठीक है, अगर धरा यहाँ रुकने के लिए तैयार है तो मैं कुछ दिनों के लिए इस डाइवोर्स को रोक देता हूँ। धनंजय धरा के पास गया और बोला, धरा प्लीज, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं सुधर जाऊं? मैं सुधरना चाहता हूँ धरा, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। धनंजय का ये रूप तो धरा ने पहली बार देखा था। धरा धीरे धीरे धनंजय के जाल में फंस रही थी। धरा की नम आंखें देखकर धनंजय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई।
क्योंकि वह जानता था धरा बहुत सिंपल है और थोड़े ही प्यार से बात करने से वह मान जाएगी। और तभी धनंजय की नजर देव पर गई, जिसके चेहरे पर ज्यादा बड़ी स्माइल थी। ऐसा लग रहा जैसे वह धनंजय को कहना चाहता हो, तू एड़ी से सिर तक का जोर लगा ले, लेकिन धरा तो इतनी जल्दी पटेगी नहीं। धनंजय की बात सुनकर धरा ने राजेश्वर जी की तरफ देखा। राजेश्वर जी ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, धरा तुमने इतना कुछ झेला है, मेरे कहने से कुछ दिन और रुक जाओ। अगर तुम्हें धनंजय में बदलाव नजर नहीं आया तो तुम चली जाना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। धरा ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। राजेश्वर जी ने एक बार घूरकर धनंजय को देखा और फिर वह भी अपने कमरे में चले गए। धनंजय को देखकर देव ने जोर जोर से क्लैपिंग करते हुए कहा, अंडस्को, क्या बात है श्रीमान धनंजय दीवान, आप तो एक्टिंग भी काफी अच्छी कर लेते हैं। आपको नहीं लगता आपको फिल्मों में ट्राई करना चाहिए? नहीं मतलब देखा आपने कितनी अच्छी एक्टिंग करके धरा को कन्विंस कर लिया, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। धनंजय ने एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस्को, तुम हार जाओगे नहीं, तुम हार गए। कुछ ही दिन में धरा मेरे आगे पीछे घूमेगी और मैं उसे डेट पर लेकर जाऊंगा और फिर अगले ही दिन में उसे डाइवोर्स दे दूंगा। धनंजय वहां से देव की तरफ देखकर एक मुस्कान पास करके चला गया। देव ने भी हंसकर खुद से कहा, अंडस्को, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन होगा देव स्टाइल में। वही धनंजय अपने कमरे में चला गया। धनंजय गुस्से में दीवार पर पंच मार रहा था। धनंजय को बार बार राजेश्वर जी का मारा हुआ थप्पड़ याद आ रहा था। धनंजय ने गुस्से में कहा, अंडस्को, देव तुम्हें तो मैं हरा कर रहूंगा और यह धरा जिसकी वजह से पापा ने मुझे थप्पड़ मारा है ये तो इस घर से जाएगी ही। धरा को तो मैं दीवान महल रहने नहीं दूंगा, जब इस घर से जाएगी तो पूरी तरह टूट चुकी होगी। वहीं दूसरी तरफ राजेश्वर जी भी अपने कमरे की बालकनी में चक्कर लगा रहे थे और तभी देव वहां आया। राजेश्वर जी ने देव को देखकर कहा, अंडस्को, क्या लगता है तुम्हें धनंजय सुधर जाएगा? वह नहीं सुधरेगी, मैं उसे बचपन से देखता आया हूँ। वह धरा को कभी प्यार नहीं करेगा, उस मासूम सी बच्ची का दिल तोड़ देगा। देव ने कहा, अंडस्को, मुझ पर भरोसा कीजिए मामा, धनंजय आपकी बहू से प्यार भी करेगा और उसे इस घर से जाने भी नहीं देगा, लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है। राजेश्वर जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को, तुम्हारे कहने पर मैंने डाइवोर्स रुकवा दिया, लेकिन मेरे दिल में एक डर बना रहता है, कहीं धनंजय धरा को चोट ना पहुंचा दे। देव ने कहा, अंडस्को, अरे मामा जी, प्यार में थोड़ी बहुत चोट लग भी गई तो कौन सी आफत आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जो धनंजय का प्यार निकाल कर आएगा वह देखने लायक होगा। देव की बात सुनकर राजेश्वर जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। देव ने फिर अपने बालों में स्टाइल मारते हुए कहा, अंडस्को, वैसे मामा जी एक दो चांटे ना मारते रहा करो, ये जो आपने आज महान काम किया है ना, इस काम को दूसरे तीसरे दिन करते रहा करो, तभी अकल आएगी इन तीनों को। आपने हाथ उठाना छोड़ दिया, इन्होंने आपकी बात माननी छोड़ दी, अब कोई भी ज्यादा चूचपड़ करे तो टेक देना इनकी गुद्दी के नीचे एक। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैंने धनंजय को चांटा तो मार दिया, लेकिन धनंजय उस चांटे को भूल नहीं पाएगा और मुझे डर है कि मेरा गुस्सा वह धरा पर निकाल दे। देव ने कहा, अंडस्को, मामा जी इतना मत डरिए, आप खुद ही सोचिए, धनंजय धरा को देखना भी पसंद नहीं करता था और अब वह उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहता। धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकी बढ़ेगी, आप देखना सब ठीक हो जाएगा। वही दूसरी तरफ यज्ञ का मैनेजर, यज्ञ के पास कुछ फुटेज यज्ञ के लैपटॉप में दिखा रहा था। यज्ञ ने गुस्से में कहा, अंडस्को, इसमें इस लड़की का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, उसकी कमर को देखकर मैं क्या करूंगा, मुझे इस लड़की की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैनेजर खुद में ही बड़बड़ाया, अंडस्को, पूरी रात गुजार दी इस लड़की के साथ और चेहरा इन्होंने देखा नहीं, भगवान ने भी कैसे कैसे महान इंसान बनाकर इस पृथ्वी पर भेज दिए जो हमारा दिमाग खाते हैं। यज्ञ ने गुस्से में मैनेजर को घूरा और बोला, अंडस्को, क्या बड़बड़ा रहे हो? इस पर मैनेजर ने कहा, अंडस्को सर, मैं इस लड़की का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर मैनेजर केबिन से बाहर चला गया। मैनेजर के जाते ही यज्ञ ने उस बटन को अपनी जेब से निकला, उसे देखते हुए बोला, अंडस्को, तुम्हें तो मैं बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। यज्ञ ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसे याद आया कि उसने एक मोटी रकम का चेक उस लड़की को ऑफर किया था। यज्ञ ने अपनी आंखें खोली और फोन लेकर किसी को कॉल किया। यज्ञ ने फोन पे कहा, अंडस्को,
2 साल पहले जब मैं मनाली गया था तो मैंने 1 करोड़ का चेक काटा था। वह चेक मैंने किसी लड़की को दिया था। क्या वह चेक कैश हुआ? सामने से आवाज आए, अंडरस्को नहीं सर, ऐसा तो कोई अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ है। यज्ञ ने फोन कट कर दिया। यज्ञ समझ गया कि उस लड़की ने पैसे नहीं लिए। अब तो यज्ञ के अंदर उसे ढूंढने की जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिर इतनी बड़ा अमाउंट उस लड़की ने लिया क्यों नहीं? क्या वह लड़की बहुत अमीर घर से थी, या उस लड़की को पैसों की अहमियत नहीं पता, जो लड़की वन नाइट स्टैंड करके भूल गई? यज्ञ के दिमाग में हजार सवाल आ गए और उन सब का जवाब बस उस लड़की के पास था। वहीं दूसरी तरफ अंगद ऑफिस में काम कर रहा था। अंगद ने लैपटॉप पर उंगलियां चलते हुए रोक दी और एक अंगड़ाई ली और अचानक ही उसका ध्यान फिर से अनिका और विशाल पर चला गया। अंगद ने कई बार अपना ध्यान अनिका और विशाल से हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका ध्यान बार बार इसी बात पर जा रहा था कि आखिर विशाल ने अनिका जैसी लड़की को क्यों छोड़ दिया। बेशक अंगद अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि अनिका में कोई कमी नहीं है। कुछ सोचकर अंगद ने किसी को कॉल करके कहा, अंडरस्को अनिका की शादी पहले किसी विशाल नाम के लड़के से होने वाली थी, उस लड़के को किडनैप कर लो। अंगद फिर से काम में लग गया। देखते देखते ही शाम हो गई। अंगद ऑफिस से निकला। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने पर्सनल फार्म हाउस पर पहुंच गया, जहां उसने विशाल को किडनैप करके बुलाया था। अंगद ने गाड़ी का गेट बंद किया और फिर अंदर चला गया। अंगद के बॉडीगार्ड विशाल को लेकर खड़े थे। विशाल के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अंगद ने देखा विशाल भी काफी हैंडसम था। अंगद विशाल के पास गया और हाथ बंद कर बोला, अंडरस्को तुम विशाल हो? विशाल ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ मैं विशाल हूँ, लेकिन तुम सब मुझे जबरदस्ती यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने क्या किया है? देखो प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम लोगों को नहीं जानता। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो। मेरे फैंस मेरा वेट कर रहे होंगे। विशाल ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ मैं विशाल हूँ, लेकिन तुम सब मुझे जबरदस्ती यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने क्या किया है? देखो प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम लोगों को नहीं जानता। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो। मेरे फैंस मेरा वेट कर रहे होंगे। अंगद ने कहा, अंडरस्को डरो मत, छोड़ दूंगा। मेरे सवालों का जवाब दे दो और सही सही देना। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मार कर यही दबा दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। विशाल तो बहुत डर रहा था। अंगद ने कहा, अंडरस्को तुम वही विशाल हो जिसकी शादी अनिका से होने वाली थी? ये सुनते ही विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया। विशाल हैरानी से अंगद को देखने लगा। अंगद ने फिर कहा, अंडरस्को मुझे गुस्सा होने पर मजबूर मत करो। प्यार से पूछ रहा हूँ, प्यार से जवाब दे दो। क्या तुम वही विशाल हो जिसकी अनिका से शादी होने वाली थी? विशाल ने हाँ में गर्दन हिला दी। अंगद ने कहा, अंडरस्को तुमने अनिका को क्यों छोड़ा? तुमने अनिका से शादी क्यों तोड़ी? तुम बारात लेकर क्यों नहीं आए? विशाल ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, अंडरस्को आपको ये सब क्यों जानना है? यह मेरा पर्सनल मैटर है। अंगद ने अपना एक पंच बनाया और विशाल के जबड़े पर दे मारा और फिर उसे गुस्से में पॉइंट करके कहा, अंडरस्को मैंने कहा था ना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर और नहीं पीटना चाहते हो तो साफ साफ बता दो। विशाल जमीन पर पड़ा हुआ था। अंगद के बॉडीगार्ड ने उसे जमीन से उठाया और अंगद के सामने खड़ा कर दिया। अंगद ने फिर से गुस्सा करते हुए कहा, अंडरस्को आप बताओगे या एक और मारो? विशाल अपनी नजरें नीचे करके बोला, अंडरस्को मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे कि यह शादी हो। और क्यों नहीं चाहते थे तुम्हारे माँ बाप? क्या रीजन था शादी से एक दिन पहले ही शादी तोड़ने का? अंगद ने हाथ बांधकर सवाल किया। विशाल खुद पर शर्मिंदगी महसूस करता हुआ बोला, अंडरस्को वह अनिका के पापा ने हमें गाड़ी देने का वादा किया था, लेकिन उनकी डेथ हो गई शादी से एक दिन पहले ही। मेरे पापा मम्मी को लगा कि अब वह हमें गाड़ी नहीं दे पाएंगे, इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने शादी तोड़ दी। ये सुनते ही अंगद ने एक और पंच विशाल के मुंह पर मारा और फिर गुस्से में कहा, अंडरस्को तो तुम लालची हो। तुमने दहेज की वजह से अनिका जैसी लड़की को ठुकरा दिया। अंगद को इस वक्त विशाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अंगद ने कभी सोचा नहीं था कि इस रीजन से विशाल ने अनिका जैसी लड़की को ठुकरा दिया। अंगद ने फिर से विशाल का कॉलर पकड़कर उठाया और एक पंच मार दिया। विशाल फिर से जमीन पर गिर गया। विशाल ने मौके का फायदा उठाकर अंगद के पैर पकड़ लिए और बोला,
अंडरस्कोर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने मम्मी पापा की बातों में आ गया था। उन्होंने कहा कि अनिका के पापा की मौत हो गई है तो अब वो कभी हमें गाड़ी नहीं देंगे और मैं उनकी बातों में आ गया। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आगत ने फिर से विशाल को कॉलर से पकड़कर उठाया और बॉडीगार्ड की तरफ फेंकते हुए कहा, अंडरस्कोर ले जाओ इसे, जहां से लाए थे वहीं छोड़ आओ। आगत के बॉडीगार्ड विशाल को फार्म हाउस से ले गए। विशाल को अब तक समझ नहीं आया कि आगत कौन है, इसलिए उसने हिम्मत करते हुए एक बॉडीगार्ड से पूछा, अंडरस्कोर यह अनिका के बारे में क्यों पूछ रहे थे? कौन है ये? इस पर एक बॉडीगार्ड ने हंसते हुए कहा, अंडरस्कोर अनिका के पति। ये सुनकर तो विशाल की आंखें बाहर आ गई। उसे यकीन नहीं था कि जिस लड़की को उसने सिर्फ एक मामूली सी गाड़ी के लिए छोड़ दिया, वह इतनी बड़ी पर्सनैलिटी की बीवी होगी। विशाल के जाने के बाद आगत को और ज्यादा टेंशन हो गई। आगत ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्कोर विशाल ने अनिका को छोड़ा, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन पापा अनिका को कैसे जानते हैं? और अनिका के पापा की डेथ कैसे हुई? किसने मारी उन्हें गोली? आगत ने पास खड़े एक बॉडीगार्ड को कहा, अंडरस्कोर अनिका के पापा की डेथ हो गई थी, मुझे जानना है उसके पापा की डेथ कैसे हुई। पता करो, जितनी जल्दी हो सके मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन ला कर दो। आगत ने के बॉडीगार्ड ने हाँ में गर्दन हिलाए और चला गया। आगत भी फार्म हाउस से निकलकर अपनी गाड़ी के पास आया, फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की। आगत ड्राइव कर रहा था और तभी उसे कुछ याद आया। फ्लैशबैक। आगत अपने ऑफिस में था और तभी राजेश्वर जी उसके केबिन में आए। राजेश्वर जी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थे। आगत ने अपने पापा को देखकर कहा, अंडरस्कोर क्या हुआ पापा, बहुत टेंस लग रहे हो। इस पर राजेश्वर जी ने कहा, अंडरस्कोर आगत तू मेरी एक बात मानेगा। आगत ने कहा, अंडरस्कोर नहीं पापा, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा, आपको जो भी बात मनवानी है जाकर धनंजय भैया से कहिए, मुझे नहीं। राजेश्वर जी नम आंखों से बोले, अंडरस्कोर आगत एक बार मेरी बात मान ले। राजेश्वर जी को इस हालत में देखकर कहीं ना कहीं आगत का दिल पिघल गया। आगत ने कहा, अंडरस्कोर क्या बात माननी है बताए। राजेश्वर जी बोले, अंडरस्कोर एक लड़की है अनिका, उससे शादी कर ले। आगत ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्कोर मैंने आपकी बात सुनने से पहले ही कहा था जाकर धनंजय भैया से बात कीजिए, मुझसे नहीं। मैं किसी अनिका से शादी नहीं करने वाला और अब आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, जाइए यहाँ से। राजेश्वर जी अपने ही बेटे के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, अंडरस्कोर आगत अनिका से शादी कर ले, यह शादी होनी बहुत जरूरी है। अपने पापा को हाथ जोड़ता हुआ देख कहीं ना कहीं आगत को बुरा लग रहा था। उसे अपने पापा पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी उसने कहा, अंडरस्कोर ठीक है कर लूंगा शादी, लेकिन एक बात याद रखना, जितने हाथ जोड़कर आप मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हैं, इन्हीं हाथों को जोड़कर कहेंगे कि उस लड़की को डाइवोर्स दे दे।